नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों को directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव। आपको पता होना चाहिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा 300 से ऊपर क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और सारे बीपीएससी द्वारा अलग-अलग एग्जाम में लिए गए हैं। तो आप सोचिए कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है ये सेशन। आपसे बस रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो कलेक्शंस आपको मिल रहे हैं शायद मुश्किल से ही मिलेंगे। बुक्स में भी इतने क्वेश्चंस नहीं रहते एक एक चैप्टर के, कई जगह से कलेक्ट किए गए हैं और वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस बहुत भी इसके पीछे मेहनत लगा हुआ है। तो बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको वीडियो मिल सके। ये चैप्टर 3rd है बायोलॉजी का। इससे पूरा का पूरा फिजिक्स में इसी तरह पढ़ाकर अपलोड कर दिया, उसी प्लेलिस्ट में ये भी जा रहा है। मैं बता दूं कि केमिस्ट्री भी तकरीबन 50% कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी अपलोड किए जा रहे हैं एक ही वीडियो में, मतलब एक ही प्लेलिस्ट के अंदर तीनों चीज़ जा रहे हैं। तो आप उसे जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइंस के नाम से होगा, आप देख लीजिएगा। कई ऐसे प्लेलिस्ट है, आप खोल कर एक बार देख लीजिएगा, आइडिया लग जाएगा थंबनेल से कि हाँ किस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे चीज़ें हैं। तो चलिए सेशंस का स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले एक छोटी छोटी बातें जानिए। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे हम एनिमल्स हो गए, जितने भी प्लांट हो गए, उन सभी को क्लासीफाई किया गया है। तो कुछ प्लांट्स के पार्ट भी है, कुछ एनिमल्स के पार्ट भी है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, आइए धीरे धीरे देखते हैं। क्वेश्चन की मदद से सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहला प्रश्न पर गौर कीजिएगा। ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए, सूक्ष्म जीव मारिएगा, एग्जाम में कभी कहीं हर में सूक्ष्म अणु लग जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए में रहेगा तो ध्यान से पढ़ के थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। सूक्ष्म अणु नहीं, जीव मतलब जीवित चीज। अणु होते हैं पदार्थ के लिए। क्लियर होगी बातें। अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मनुष्य की आंखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है, मतलब मनुष्य कितने माइक्रो तक देख सकता है? तो माइक्रोमीटर कहेंगे, मतलब 100 माइक्रोन तक देख सकता है एक इंसान। तो इसको हम लोग लेंगे 10 के पावर कितना होता है, -6 मीटर होता है। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एक माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10 के पावर 6 माइक्रोमीटर होता है। अच्छा, ये जो दिया हुआ है इसको मिलीमीटर में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। अगर आप इसको मिलीमीटर में बदलिएगा तो इंसान जो है 0.1 मिलीमीटर तक की चीज़ को देख सकता है। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। क्लियर रहेगी बातें? इतनी बात याद रहेगी। यहाँ कहा जा रहा है कि सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो आपका जवाब निकल कर आएगा जॉनसन एंड जॉनसन ने किया था। जॉनसन एंड जॉनसन ने किया था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब देंगे आप लेवेनहुक। ध्यान रखिएगा, जिसमें एक तरफ एक छोटा लेंस, एक तरफ एक बड़ा लेंस रहता है, एक तरफ से आंखों से देखा जाता है, एक तरफ वस्तु को देखा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो बनाया था इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, लेवेनहुक बनाए थे। आगे है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? नॉल एवं रस्का ने। देखिए 3 तरह की चीज है, मैं तीनों स्क्रीन पर ला रहा हूँ छोटा करके। देखिए, सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की अगर बात किया जाए तो आप आंसर क्या देंगे, नॉल एवं रस्का ने। सॉरी, माफी चाहते हैं, गलत थोड़ा सा टिक लग गया, एक सेकंड। जॉनसन एंड जॉनसन ने किया था, सिर्फ सूक्ष्मदर्शी रहे तो। अगर यहीं पे रहेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आप आंसर दिया लेवेनहुक। अगर यहीं पे आ जाए आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो नॉल एवं रस्का। तीनों स्क्रीन पर है, अच्छे से देख लीजिए ताकि माइंड में बैठाइए कैसे इसको याद रखा जाए, क्योंकि याद तो रखना पड़ेगा हमें ना। सूक्ष्मदर्शी की बात करेगा सिर्फ तो जॉनसन एवं जॉनसन मारा जाएगा, ठीक। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का लेवेनहुक हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बात किया जाता है नॉल एवं रस्का हो जाएगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सेल को देखने वाले लेवेनहुक थे। सेल के बारे में बहुत कुछ बताया था इन्होंने। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट में, मैं इसीलिए इस पेज पे रुका हुआ हूँ ताकि आप माइंड में कुछ दिमाग लगाएं और याद करने का ऐसे प्रयत्न करें। एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है तो कौन किसका होगा। इसका एक ट्रिक देता हूँ।
एक ट्रिक ना आपको बहुत हेल्प कर देगा। देखिए, याद रखने का एक टेक्निक ये होता है, जैसे आप बच्चों को देखेंगे तो जॉनसन्स बेबी ऑयल लगाया जाता है, जॉनसन्स पाउडर लगाया जाता है छोटे बच्चों को, मतलब सबसे पहले जो पैदा होता है वो। तो सबसे पहले आप सोचो ना जरा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया होगा, कंपाउंड या माइक्रोस्कोप आया होगा, तो बच्चा भी कहेगा कि सर पहले माइक्रोस्कोप आया, तो इसका आंसर जॉनसन एंड जॉनसन्स होता है। ये याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, आराम से आपको याद रहेगा कि जॉनसन एंड जॉनसन जो है सबसे पहले बनाया था इन्होंने माइक्रोस्कोप। तो एक तो याद हो जाता है इससे। उसके बाद है आपका, जब भी नाम आता है तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब नाम आएगा ना, तो इनमें दो नाम जरूर रहेगा, नॉल एवं रस का, अकेले नहीं रह सकता है। बात समझे? तो पहला तो याद हो गया। उसके बाद जो दो गो बचा उसमें याद रखने का तरीका है लोवेनहॉक और नॉल एवं रस का। नोवेलहॉक एक नाम लिखा जाता है, इसमें दो नाम होता है। तो संयुक्त जब बनाया जा रहा था तो अकेले किसी ने बना दिया, ऐसे याद रखिए, लोवेनहॉक। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया जा रहा था तो एक से ज़्यादा आदमी का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि ज़्यादा ही बेहतर चीज़ बनाना था। कुछ ऐसे करके दिमाग लगा कर रख सकते हैं तो आपको याद रहेगा। सूक्ष्मदर्शी, अच्छा सबसे पहले बनाते हैं, यानी बच्चा वाला बात हो गया, यानी क्या हो गया ये, जॉनसन एंड जॉनसन्स। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया गया तो लोवेनहॉक बनाया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो उसमें एक आदमी से नहीं काम चलता, तो नॉल एवं रस का। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आपको वायरवाइड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस लोग समझ जाता है, लेकिन ये वायरस नहीं है, वायरवाइड है, ये दोनों में अंतर है। वायरवाइड्स की खोज किसने किया था? तो आंसर याद रखिए, थियोडोर डायर। थियोडोर डायनर ने वायरवाइड की खोज की थी। थियोडोर डायनर ने किया था वायरवाइड की खोज। बार बार सुनेंगे, धीरे धीरे याद होगा। बहुत सारी मैं बातें बताऊंगा, आपका माथा दुख जाएगा कि इतना सारा बात क्यों बता रहे हैं सर, लेकिन क्या करूं, सारी बात बार बार बताऊंगा, धीरे धीरे याद होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरवाइड के विषय में सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, गड़बड़ पूछ रहा है। पहला कह रहा है यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सही बात लिखा गया है। जो वायरवाइड होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का होता है। ये क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स, उसको समझिए। जैसे जब आप डीएनए को देखेंगे तो इस तरह के डबल हेलिक्स का रहता है। डीएनए जो होता है ऐसे ऐसे करके आपस में लिपटे हुए दो लाइन बनेंगे, लेकिन जब आरएनए को देखेंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब एक लाइन बनता है। वही बात यहाँ कह रहा है, तो ये सही है। वायरवाइड जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का है। 2 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि यह केवल पौधे में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। ये भी सही बात है। वायरवाइड जो होते हैं पौधा में पाया जाता है और बीमारी पैदा करता है। एक और बताऊंगा आगे चलकर, जो मनुष्य में पाया जाएगा, जीवों में पाया जाएगा, ये पौधा का है। वायरवाइड के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं होती, ये गलत बात है। ऑलरेडी ये बहुत खतरनाक होते हैं। देखिए, सूक्ष्मजीव से होने वाला जितना भी बीमारी है ना, वो सभी इधर से उधर जाता है। जैसे जीवाणु से हो गए, जितने वायरस से हो गए, ये सभी एक दूसरे में फैलते हैं। तो ये तो कहना गलत है, यानी कि अगर यह नहीं हटा दीजिएगा तो सारे पॉइंट सही हो जाएंगे वायरवाइड के बारे में। वायरवाइड के बारे में सही हो जाएंगे। आइए और कुछ नॉलेज लेते हैं। अच्छा, एक और बचा हुआ रह गया था, ये देख लेते हैं सही है कि गलत। करा वायरवाइड परपोसी, मतलब होस्ट के एंजाइम के मदद से गुणित या रिप्लिकेट करते, ये भी सही बात है। वायरवाइड जिस पौधा पर गया है उसी के एनर्जी लेकर, मतलब उसी का खाना पानी लेकर, और ये धीरे धीरे डेवलप करता है, मतलब आगे बढ़ता है। क्लियर है बातें? आगे आपका कि प्रियॉन है, प्रियॉन क्या है से पूछा जा रहा है आपसे, तो हम कहेंगे कि प्रियॉन जो है वह असामान्य प्रोटीन अणु है। प्रियॉन जो है असामान्य प्रोटीन अणु है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। प्रियॉन, देखिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना वायरवाइड के बारे में, प्रियॉन के बारे में जानिए। प्रियॉन जीवों में होता है, लेकिन सॉरी ये एनिमल्स में होते हैं। जितने भी एनिमल है हर तरह का उसमें पाया जाता है। तो असामान्य प्रोटीन अणु है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। क्लियर हो गई बात है? प्रियॉन। आगे आइए, आगे आपको बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग जिसका नाम है स्क्रैपी। स्क्रॉपी किसके कारण होता है? तो ये याद रखिएगा, प्रियॉन के कारण होता है। स्क्रैपी रोग किसके कारण होता है? प्रियॉन के कारण होता है। ध्यान रखना है आपको। बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका, ये ध्यान रखिएगा, ये नर्वस टिश्यू को ही प्रभावित कर देता है, खराब कर देता है, पागल कर देता है। ये पकड़ा कि पागल कर दिया, समझिए। मनुष्य में क्रूट सल्फेट याकूब, क्रूट सल्फेट याकूब बीमारी किसके, इसका भी जवाब आपका निकल के आएगा, प्रियॉन से होता है। ध्यान रखिएगा, क्रूटेल सल्फेट याकूब करके बीमारी है, क्रूटजेफेल्ट याकूब, ये बीमारी भी प्रियॉन के कारण होता है। मनुष्य के ब्रेन में होता है, नर्वस सिस्टम खराब होता है, आदमी पागल हो जाता है। एक चीज यहां समझना है जरा, पहला पॉइंट में कह रहा है पीआरपीसी प्रियॉन रोग उत्पन्न नहीं करता है, तो ये सही बात है। पीआरपीसी प्रियॉन रोग उत्पन्न नहीं करता है।
लेकिन इसी में हो जाएगा PRPSC, है ना, PRPSC प्रियॉन रोग उत्पन्न करने के योग्य है। तो हाँ सही बात है, लेकिन आपको एक और बात जानना पड़ेगा यहाँ, ये अगर हो गया है किसी के ब्रेन में तो तुरंत ये बाद में तब्दील हो जाएगा इस चीज़ में और बीमारी पैदा कर देगा। ये हो गया तो समझिए ये होना लाजमी है, हो ही जाएगा। पहले PRPC ही होता है, बाद में PRPSC हो जाता है, समझे, ये है समझना थोड़ा सा। अच्छा एक और बात जानिए, ये जो है इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम एक और है, ध्यान रखिएगा, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स है, ये याद रखिएगा। इसको बोलते हैं बीटा सीट, बीटा हेलिक्स नहीं, बीटा सीट। एग्जाम में हेलिक्स लिख के दे देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। PRPSC बीटा सीट, इसका ट्रिक है याद रखने का, कंफ्यूजन नहीं होता। देखिए इसमें PSC लगता है, SC लगता है, S फॉर सीट, ऐसे याद रखिए। बीटा सीट किस में? तो PRPSC में, कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा, हमेशा सही लगेगा आपसे। PRPC S है या नहीं है तो अल्फा हेलिक्स। इसमें PRPSC है, S आया हुआ है मतलब बीटा सीट। आगे बढ़िए। ये सब छोटी छोटी जो बात कहीं कहीं बताता हूँ ना, कुछ लोग को लगता है कि क्या ही सर ये बता रहे हैं, ऐसे ही बता दे तो चल जाएगा। नहीं, ये बहुत काम आता है। जब फंसने की बात आती है ना, वहां दिमाग यही कहता है कि नहीं ऐसा सर ने कहा था, चलो टिक मारते हैं। आगे कहा जा रहा है असामान्य प्रोटीन अणु प्रियॉन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? तो 200 नहीं और ज्यादा, 254 रहते हैं, 254 को लगाइए, समझे। जो असामान्य प्रोटीन प्रियॉन के अणु होते हैं 254 एमिनो एसिड का बने होते हैं। लेकिन आपको बता दें जो नॉर्मली हम लोग प्रोटीन हमारे शरीर में होता है या हम लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब सामान्य प्रोटीन का ही, वो मात्र 20 एमिनो अम्ल के बने होते हैं। जी हाँ, ओनली 20 एमिनो अम्ल से बने होते हैं। लेकिन सोचिए ये प्रियॉन का जो प्रोटीन बना होता है, अणु बना होता है, सोचिए 254 एमिनो अम्ल के बने होते हैं, है ना कमाल का। गाय बल में होने वाले मेड काऊ बीमारी या BSE का कारण क्या है? ये जो बीमारी है मेड काऊ बीमारी या BSE, मेड मतलब पागल होता है, पागल करने वाला, तो ये भी याद रखिए प्रियॉन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे सर ये भी प्रियॉन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्मजीवों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? सूक्ष्मजीव की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? आपके जवाब निकल कर आएंगे लोवेनहॉक ने। और इनको इसीलिए बैक्टीरियोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। लोवेनहॉक को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी के जनक, क्योंकि जीवाणु का इन्होंने खोज किया था। सूक्ष्मजीव में क्या खोजा था? जीवाणु खोजा था इन्होंने। जीवाणु का खोज करने वाले कौन? तो लोवेनहॉक। और इनको बैक्टीरियोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी के जनक। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? आ गया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? लोवेनहॉक। माइक्रोबायोलॉजी मतलब देखिए, एक तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहिए, एक बैक्टीरियोलॉजी के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि बैक्टीरिया का ही खोज इन्होंने किया था। बैक्टीरियोलॉजी के जनक भी यही, माइक्रोबायोलॉजी के जनक भी यही। और एक और बात बताइए, इन्होंने कौन सा सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था? नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी? याद करके बताइए, अभी मैंने ट्रिक भी दिया था। तो आप कहेंगे सर सूक्ष्मदर्शी नॉर्मल है ना, तो उसको खोजने वाले जॉनसन एंड जॉनसन है, कि पहला बार पैदा हुआ था तो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर लगाया गया उसको। लेकिन दूसरा जब बैक्टीरिया का खोज हुआ था तो बैक्टीरिया का खोज करने वाले लोवेनहॉक थे, और लोवेनहॉक ने ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। अंडरस्टैंड? तो दैट मीन्स द कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने वाले कौन? लोवेनहॉक। इसलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी के पिता कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी के जनक कहा जाता है, और इन्होंने सूक्ष्मजीव विज्ञान की खोज भी किया था। और नॉल एवं रस्का ने क्या बनाया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आइए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे याद होगा, मैं आपके साथ हूँ, बहुत कुछ याद हो जाएगा क्लास में। सूक्ष्मजीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखे गए हैं। सूक्ष्मजीव में सभी एक कोशिकीय जीव रखे गए, एकदम सही बात है ये। कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक हो गए, और कुछ शैवाल भी सूक्ष्मजीव के श्रेणी में आ गए। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 90 से 95% तो यही है जो एक कोशिकीय है। लेकिन कुछ को दर्जा मिल गया है, खुश हो गया वो भी कि चलो मुझे मौका मिल गया, और भी आ गया कहाँ पे, बहुकोशिकीय होते हुए भी कहाँ पे आ गया? सूक्ष्मजीव श्रेणी में आ गया, कवक और शैवाल को रखा गया। आगे आइए, 3 नंबर पॉइंट कहता है सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं। जी हाँ, सूक्ष्मजीव एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह होते हैं, अंतरिक्ष में, यहाँ वहाँ, फलाना फिनकाना ढिमकाना, कहीं भी बोल दीजिए। सभी प्रकार के जलवायु में परिस्थिति में उपस्थित रहते हैं, गर्म जलवायु, ठंडा जलवायु, मरुस्थान, बालू के अंदर, मतलब क्या बताऊँ, कहीं भी सूक्ष्मजीव नहीं बचा हुआ है, हर जगह सूक्ष्मजीव का है, धावा बोल दो। तीनों पॉइंट इसके सही थे, अंडरस्टैंड किए होंगे आप लोग अच्छे से।
ध्यान रखिएगा इस वर्ड पे, नहीं कौन गड़बड़ है, सभी वायरस परजीवी होते हैं, तो एकदम सही बात है, वायरस तो परजीवी ही होते हैं, वो किसी के ऊपर जाकर ही भोजन अपना ग्रहण करते हैं, खुद का क्या बनाएंगे। नेक्स्ट है वायरस भोज्य पदार्थों के लिए होस्ट पे निर्भर करते हैं, एकदम सही बात है, जिसके ऊपर जाता है उसी से भोजन लेता है। नेक्स्ट है वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं वायरस है तो ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सही है, वायरस है तो ठीक है, वायरस जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, ध्यान रखना इसको, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के, ये भी सही है। नेक्स्ट है वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, नहीं गलत बात, श्वसन की क्रिया नहीं होती है, श्वसन की क्रिया उसके अंदर नहीं होता है, वायरस जिस होस्ट के पास जाता है तब अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, श्वसन नहीं होता उसमें। एक क्वेश्चन आता है कि वायरस को कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, तो क्रिस्टल के रूप में, कैसे स्टोर करेंगे ये भी ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्रिस्टल के रूप में वायरस को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होस्ट कोशिका, होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहते हैं तब उसे क्या कहते हैं, कण के रूप में है बाहर, मतलब किसी होस्ट कोशिका के अंदर नहीं गया है, अभी हवा में ऐसे ही विचरण कर रहा है इधर उधर, तो इसको विरियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब तक वह किसी होस्ट के बाहर में है, किसी के जीवित कोशिका में नहीं गया तब तक उसको विरियन कहेंगे, और जीवित कोशिका के अंदर चला गया तब उसका नाम बदल जाएगा, तब उसका नाम हो जाता है वायरस, उससे पहले विरियन। पौधे में विषाणु यानी वायरस द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधा पर किया गया, तंबाकू में किया गया था, तंबाकू का मोजैक रोग, पता चलेगा आगे में, अभी बहुत क्वेश्चन है इस पर, लेकिन पहले आप जानिए कि जो वायरस से होने वाला बीमारी है ना, सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, आपका जवाब निकल कर आएगा सर, ये जो खोजा गया था, ये खोजा गया था तंबाकू के पौधा में वायरस। तंबाकू में मोजैक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया, आ गया क्वेश्चन, आइवेनोस्की ने लगाया, कौन लगाया था, आइवेनोस्की, वायरस के खोजकर्ता है आइवेनोस्की, वायरस के खोजकर्ता कौन है, आइवेनोस्की। खरा सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में यानी क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वायरस को जो क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले मतलब वो क्या थे, स्टेनले थे, स्टेनले, आइवेनोस्की यहाँ पे देखे कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन आइवेनोस्की ने क्या किया था, पहले वायरस का खोज किया था क्या चीज़ में, तंबाकू के मोजैक बीमारी को पता किया था उसी में, और इन्होंने एक काम किया था, स्टेनले नाम के वैज्ञानिक आया, इन्होंने क्या किया, इनका नाम पूरा था MM स्टेनले करके, और एक और बात इनके बारे में एक्स्ट्रा जान लीजिए आप, ये अमेरिका के थे, कहाँ के थे, जी हाँ अमेरिकन थे, ये अमेरिकन थे स्टेनले। वायरस, बताइए वायरस के बारे में क्या क्या अभी तक आप जानते हैं इतने दिनों में, प्रोकैरियोटिक जीव है या यूकैरियोटिक जीव है, या ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है, तो याद रखिए वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है। बढ़े आगे, वायरस में शोषण नहीं होता है, ये बात सही है, वायरस में शोषण नहीं होता है, वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकता है, मतलब अपने आप को डेवलप कर सकता है, ये भी सही बात है, दोनों सही है, कमाल नहीं है, शोषण नहीं करता फिर भी डेवलप करता है, भाई कमाल चीज़ है, पृथ्वी पर भगवान ने क्या क्या चीज़ बनाया है। कर है टोबैको मोजैक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, टोबैको मोजैक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इसके बारे में कहा जाता है RNA, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, टोबैको मोजैक वायरस जो होता है में न्यूक्लिक एसिड होता है RNA, न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, RNA वाला, DNA नहीं, ध्यान रखिएगा RNA। आगे आपका निम्नलिखित में कौन सा बीमारी वायरस द्वारा नहीं होता है, वायरस से नहीं होता है, चेचक वायरस द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा मतलब जितने भी फ्लुएंजा या फ्लू है वो सारे तो वायरस से होता है, हर्पिस वायरस से होता है, तब बचा कौन, डिप्थीरिया, ये बैक्टीरिया से होता है। मैं शुरू में ही क्लास में बोला था कि ये सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पता है तो आप जवाब दे पाएंगे, नहीं पता है तो जय हो।
काम खत्म। बताइए, यही क्वेश्चन में नॉलेज चाहिए। जैसे यहाँ पे चेचक है, हर्पीस है, इन्फ्लुएंजा है, ये सभी तो वायरस से होता है, और डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पे ये भी जान लीजिए बैक्टीरिया से होता है डिप्थीरिया। नेक्स्ट कर रहा है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? विषाणु यानी वायरस का खोज सबसे पहले किसने किया था? कुछ देर पहले मैंने जवाब आपको दिया था, बताइए जरा। इवानोवस्की। किसने खोजा था? आइवेनोस्की। आइवेनोस्की, ये इवानोवस्की एक ही बात है, ऐसा नहीं सोचे अलग अलग हो गया। आइवानोस्की लिखता है, आइवोनोस्की लिखता है। तंबाकू के पौधा में खोजा था। आगे विषाणु माने जाते हैं। विषाणु माने जाते हैं, विषाणु को क्या माना जाता है? तो आपका आंसर निकल के आएगा कि सर विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है, कनेक्टिव लिंक माना जाता है। बीच में है, सजीव भी नहीं है ये पूरा पूरी, न निर्जीव है, न इसको मरा हुआ कह सकते न जिंदा कह सकते। श्वसन नहीं करता इसलिए आप कहेंगे मरा हुआ है। तो इसी कहेगा कि हमें तो रिप्रोडक्शन करता हूँ, और ये रिप्रोडक्शन करता है। अब क्या करेंगे आप? अब क्या जवाब देंगे? अंडरस्टैंड हो रही है बातें? विषाणु दोनों के बीच में है। कह रहा है HIV, जिसका कि फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। HIV को बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो इसको एड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। कि किस नाम से जानते हैं? तो आपके मुंह से निकलेगा सर वी नो दिस बीमारी विद द नेम ऑफ एड्स। ठीक है, इसको एड्स के नाम से जानते हैं। बताइए जरा, कैंसर कैसे होता है? तो कैंसर किसी चीज़ के बढ़ोतरी या कमी से नहीं होता, ये अनवांटेड सेल ग्रोथ होने लगता है, इसीलिए कैंसर होता है। चेचक वायरस से होता है। TB वायरस से होने वाला बीमारी है, पता होना चाहिए। इसका बताइए जरा, एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या है? तो पहला आंसर दे रही है T4 लिम्फोसाइट की कमी। एड्स में क्या होता है? ये एंटीबॉडी है, ठीक है, ये है एंटीबॉडी। और हमारे शरीर में क्या होता है? एंटीबॉडी ही होता है जो बीमारियों से हमको बचाता है, एंटीबॉडी ही खत्म होने लगता है। T लिम्फोसाइट कम है, एक छोटा सा बीमारी हुआ वही आपको जान ले सकता है, इतना खराब स्थिति होता है इसमें। आगे कहा जा रहा है एड्स फैलता है। एड्स हाथ मिलाने से, कीटों से, श्वसन संपर्क से, शारीरिक संपर्क से। जी हाँ, शारीरिक संपर्क का मतलब यहाँ सेक्स की बातें हो रही है, ऐसा नहीं कि शरीर में शरीर टच करने से फैलता है, नहीं, यहाँ पे शारीरिक संपर्क का मतलब है सेक्स। एड्स देने वाले वायरस की पहचान, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? तो सबसे पहले 1981 में किया गया था, अमेरिका में हुआ था। लेकिन एक कंडीशन है, अमेरिका में तो हुआ था लेकिन ये अमेरिकी लोगों में नहीं था, अफ्रीकी लोगों में था। अफ्रीकी लोग अमेरिका में पहचाना गया, लेकिन कहाँ किस में था? अफ्रीकी लोगों में था, 1981 में। ध्यान रखिएगा। याद रखने का एक तरीका है कि लास्ट में 1 होता है, ठीक है। एक आदमी को हुआ था पहली बार, किसको हुआ था? एक आदमी को हुआ था, इसलिए एक, पहली बार एक में पता चला था, इसलिए 1981 आंसर याद रखिएगा। और दूसरी बात, आप कहेंगे कि सर ऐसे तो 1971 भी हो सकता है, 1961 भी हो सकता है, फिर हम कैसे याद रखेंगे 1981 होगा? भाई आदमी का पिक्चर कैसे बचपन में बनाते थे? ऐसी तो बनाते थे आदमी का पिक्चर, 8 लिख कर बनाते थे। तो याद रखो, एक आदमी में हुआ 8 आदमी, मतलब 8 जैसा आदमी होता है, और एक आदमी को हुआ था, इसलिए 81। 8 सबसे पहले एक आदमी को हुआ होता। आदमी का पिक्चर कैसे बनाते हैं मैं बना के भी दिखा दिया हूँ आपको, हंस रहे होंगे आप, लेकिन याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप कभी नहीं भूलिएगा आप, ये 81 कैसे याद रहेगा। अच्छा, एक और यहाँ जानकारी देना भूल गया मैं, आ जाइए। अब ये याद हो गया, तो इसी के जस्ट 5 साल बाद इंडिया में पता चला था, भारत में पता चला था, 1986 में भारत में पता चला था, 5 साल बाद। तो एक याद होने से इंडिया वाला भी याद रहेगा। अच्छा, एलिसा जांच किस रोग के लिए होता है? तो एलिसा जांच एड्स के लिए होता है। वैसे एक से ज़्यादा बीमारी में भी एलिसा जांच होता है, बट जैसे टाइफाइड में भी होता है, आई थिंक, माफ़ी चाहते हैं, नहीं उतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन हाँ बीमारी एक से ज़्यादा में होता है एलिसा जांच, नेट पे सर्च करके आप देख सकते हैं। अभी मेरे को ख्याल नहीं है किस किस बीमारी में कर है। एलिसा जांच जो है मेनली एड्स में किया जाता है, ये आपके सामने रहा एड्स। ये भी बच्चा सभी याद बढ़िया से रखता है, एड्स लड़की से संपर्क से बंद फैलता है, ऐसा कुछ करके एलिसा। हार्ट, काट और आर्ट, 3 तरह का यहाँ संबंधित जांच है, तो एड्स से संबंधित है। हार्ट का फुल फॉर्म है हाईली एक्टिव एंटीरो वायरल थेरेपी। काट का है कॉम्बिनेशन
एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, और 8 का है एंटीरेट्रोवल थेरेपी। थोड़ा सा इसको आंखों से देख लीजिए अच्छे से, याद रखिए एड्स में ही होता है। आगे आपके सामने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जिसको बोलते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको, का स्थापना कब हुआ था? ये नाको का स्थापना जो किया गया था वो हुआ था आपको 1992 में, 1992 में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली मुख्यालय। नाको का मुख्यालय न्यू दिल्ली है, 1992 में बना था। एक और बात यहाँ पे बताना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ जानिएगा, जो इसका वो किया गया था, कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया था, नीचे क्वेश्चन मिल भी गया, यहाँ पे है 1990 में किया गया था, यहाँ काट देते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1990 में किया गया था। स्टार्टिंग 90 में किया गया, अंडरस्टैंड, लेकिन 1992 में एक संगठन बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडीज एजिप्टी मच्छर होता है? मादा एडीज एजिप्टी मच्छर। तो देखिए, पहला येलो फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया, ये सभी आंसर इसका दीजिए। मादा मतलब फीमेल वाला, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर, येलो फीवर बोलते हैं, पित्त ज्वर, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इन सभी बीमारी का जड़ एक ही है, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर। मादा एडीज एजिप्टी मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया, पित्त ज्वर, येलो फीवर जिसको बोलते हैं। आगे आइए, जापानी इंसेफ्लाइटिस एक प्रकार का, जापानी इंसेफ्लाइटिस एक प्रकार का, आप आंसर देंगे विषाणु जनित रोग है। कौन सा? विषाणु जनित रोग है, वायरस से होने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग। जापानी इंसेफ्लाइटिस वैसे हम लोग में नहीं होता है, ये अलग में होता है। यहाँ पे आइए देखते हैं, जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला करा एक विषाणु जनित रोग है, तो जी हाँ, एकदम सही बात है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के द्वारा फैलता है, ये भी सही बात है। जापानी इंसेफ्लाइटिस यह क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से फैलता है, 2 पॉइंट तो सही हो गए। यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है, क्या बात है, ये भी सही है। इसका आंसर दो जगह इनसे सभी, ये सुअर जहाँ रहता है ना वहाँ से भी फैल सकता है। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसमें कई एंजाइम नहीं होते हैं? कोई एंजाइम ही नहीं होता है, तो विषाणु के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं। आगे का रहा है, विषाणु वृद्धि कर सकता है केवल जीवित कोशिका में, मृत कोशिका में, पानी में, चीनी के विलयन में। तो एक चीज इसके साथ याद रखिएगा, केवल जीवित कोशिका में ही अपने आप को बढ़ा सकता है। आगे है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, दम बात है, इसको क्रिस्टल कर सकते हैं, पहली बार किया भी था। और क्रिस्टल करने वाले कौन था, याद है? रवेदार रूप में प्राप्त किया स्टेनले। इसका ट्रिक नहीं दिए थे ना, भूल गए थे, देना भी दे देते हैं। देखिए, इसका क्रिस्टल याद रखने का तरीका है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कैसा होता है? एकदम क्रिस्टल के जैसा मजबूत होता है, चमकता भी है, तो इसी से याद रहता है स्टेनले, ठीक है। आगे का रहा है, इसमें श्वसन नहीं होता है, एकदम सही बात है, श्वसन नहीं करता है ये। कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रिया नहीं होती है, ये भी सही बात है। अगर किसी जीवित कोशिका के बाहर इसको रख दिया जाए तो ये जस्ट लाइक मरा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, न ग्रोथ करेगा ना कुछ करेगा। जैसे ही किसी सेल के अंदर गया, ओह माय गॉड, फिर तो ये रफ्तार पकड़ेगा कि रावलपिंडी एक्सप्रेस हो जाएगा। कह रहा है, विषाणु सजीव माने जाते हैं। अब आइए, सजीव कैसे मानते हैं? इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होती है, तो एकदम करेक्ट जवाब, इसका आकार और संरचना अलग होता है। बहुत तरह के वायरस है, एक वायरस थोड़े ही ना। यह जनन कर सकता है, एकदम सही बात है, यह जनन करता है, तभी तो एक से दूसरे में, तीसरे चौथे में फैलते रहता है। आगे है, इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, म्यूटेशन, यही सबसे खराब चीज़ है इसका। म्यूटेशन समझते, अभी कुछ है, कुछ दिन में कुछ हो जाता है, इसी का निकलता है। सुनते होंगे डेल्टा वेरिएंट, कुछ दिन में सुनते होंगे अल्फा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, ये सब वेरिएंट क्या है? यही है, इसका बार बार चेंज होना, म्यूटेशन करता है, रूप तुरंत बदल देता है। जैसे कि एगो चीज़ समझिए, एक है H1N1 फ्लू, एक है H5N1 फ्लू, यह है बर्ड फ्लू। किसी को बर्ड फ्लू हुआ है ना, H5N1, तो वो म्यूटेट करके बदल जाता है इसमें, स्वाइन फ्लू में। अब सोचिए कि कितना पावर है इसके अंदर। यह है क्या असल में? तो आप कहेंगे सर ये तो है आपका बर्ड फ्लू, लेकिन तुरंत बाद में बदल गया क्या चीज़ में? म्यूटेट करके।
स्वाइन फ्लू। बात समझ में आ रही है कुछ? इसका याद रखने का तरीका सुनिए। बर्ड फ्लू यहाँ एस नीचे 5 लिखते हैं ना, 5, ये बर्ड मान लीजिए, चिड़िया इसी को मान लीजिए, ठीक है, तो याद रहेगा H5N1 चिड़िया, बर्ड फ्लू। और स्वाइन फ्लू में सीधा सीधा सांस खींचते हैं ना हम लोग, सीधा सीधा सांस खींचते हैं, इसलिए 1 आंसर होता है। तो इसका तो सारे सही हो गया। म्यूटेशन का गुण भी उसमें होता है, ये सभी के कारण इसको सजीव भी माना जाता है। टोबैको मोजेक वायरस TMV का शाब्दिक संबंध क्या है? तो विषाणु से है। बताइए ना, 43 नंबर का जवाब आप ये ना कहिएगा, टोबैको मोजेक वायरस ये क्या है? तो विषाणु से ही संबंधित है शब्द। पहला बार इसी को खोजा गया था तंबाकू के पौधा में। सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। सार्स एक तरह से विषाणु जनित रोग है। आगे है आलू में मोजैक रोग। मोजैक रोग का कारण क्या है? तो विषाणु ही है। आलू का मोजैक रोग विषाणु के कारण होता है। मोजैक चाहे किसी का भी मोजैक रोग है ना, कोई भी पौधा में, तो उसका विषाणु ही करता है उसमें। निम्नलिखित में से किस रोग का कारण वायरस है? आलू का लीफ रोल, जी हाँ, गोल गोल पत्ता हो जाता है, ये भी है विषाणु कारण। भिंडी का पित्त सीरा मोजैक रोग, ये भी है, भिंडी का पित्त सीरा मोजैक रोग। टमाटर का लीफ कर्ल, ये भी कर्ल मतलब मुड़ना ही होगा, लीफ रोल लीफ कर्ल, ये भी है। सारे आंसर दे दीजिए, ये सभी वायरस के कारण होता है। आलू का लीफ रोल, भिंडी का पित्त सीरा मोजैक, टमाटर का लीफ कर्ल, ये सभी वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। विषाणु क्या होता है? विषाणु क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड होता है। ये मैं कुछ देर पहले बताया था, तो क्या इसका जवाब दिया? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, RNA वारएनए नहीं होता है, याद रखिएगा। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु के अंदर। वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? मान के चलिए ये वायरस है, मैं बना दिया आपको, ये बाहर एक खोल बना दिया मैंने, अंदर वायरस है, ये वायरस है अंदर। आप सुनिएगा जरा, मतलब ये वायरस का खोल है। तो वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों, अंदर में न्यूक्लिक एसिड है, बाहर में जो खोल मैंने बनाया, ये खोल क्या होता है? तो इसको बोलते हैं कैप्सिड। इसको क्या बोलते हैं? बाहर वाले खोल को कैप्सिड बोलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, कैप्सिड छोटे छोटे चीज़ों से बना होता है। कैप्सिड तो इतना बड़ा एक ही नहीं होगा, तो जो छोटे छोटे इकाइयों से बना होता है उसको कैप्स्योमियर बोलते हैं। मतलब कैप्सिड जिन चीज़ों से बना होता है कैप्सोमियर, और कैप्सिड मिलकर क्या बनाता है? घेरे रहता है किस चीज़ को? तो न्यूक्लिक एसिड को घेरे रहता है बाहर से, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा पता रखिएगा। आगे है फुट एंड माउथ रोग, खुरपका मुंहपका। इसका क्या नाम है? खुरपका मुंहपका रोग। यह भी जो होता है वायरस के कारण होता है। ये गाय भैंस जानवर सब में होता है, जुगाली करने वाले जानवर सब में। जुगाली करने वाले समझते हैं, तेजी तेजी में खाना खा लेता है गाय, बाद में देखिएगा शांति से बैठेगा, उस समय मुंह में पेट से निकाल उसको चबा चबा कर फिर घोंट जाएगा। तो इसी का नाम है मुंहपका, खुरपका, फुट एंड माउथ रोग। विषाणु कारण होता है, ये बहुत भयंकर है। जानवर को पकड़ लेता है तो बचना मुश्किल है। वही 100 नहीं कहिए, 1000, 2000, 5000 में एक आध को कहीं बच जाए तो बच जाए। सब बचने का कोई संभावना नहीं होता है। पैर उठेगा नहीं, खड़ा रहेगा तो खड़े रहेगा, जानवर बैठेगा तो बैठले रह जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, पूरा गोर हाथ सब जाम पकड़ लेता है, मुंह पागुर नहीं कर पाएगा, मुंह ब्लॉक हो जाता है। ओ माय गॉड। आगे देखिए, मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है जिसको रानीखेत बोलते हैं। यह सूक्ष्मजीव के कारण होता है, और ये इतना खराब बीमारी है, विषाणु के कारण होता है। सूक्ष्मजीव कौन सा विषाणु के कारण मैं बता दूं, मैंने एक बार देखा है। वैसे तो मैं मांसाहारी नहीं, शुद्ध शाकाहारी हूं, लेकिन मांस के बारे में ये जानता हूं कि एक व्यक्ति थे, वो लाखों लाख रुपया कमाते थे मुर्गियों से बेचकर। उनके रात भर के अंदर पूरे मुर्गी के फार्म का अथी मर गया था। अप्रोक्सली 7 को उनके पास बड़ा बड़ा प्लॉटिंग था, मतलब क्या बताऊं, ऐसे समझिए कि बहुत बहुत ज़्यादा मुर्गी था उनके पास। एक में पकड़ा, हवा चल रहा था, इधर से वायरस उड़ा, अगला फार्म में गया, अगला से अगला फार्म में गया, इस तरह के लमसम मुर्गी मर गई थी। बस 2, 4, 5, 10 बच गया था, वो अलग बात है। एक ही फार्म में कोना में जाके साइड में बैठी थी, वो मुर्गियाँ बच गई और सारे मर गई। मतलब ऐसे करके ये इतनी खराब बीमारी है, इससे तो हर एक मुर्गी पालने वाला डरा रहता है कि अगर पकड़ा तो बात खत्म, विषाणु से होता है। आइए, मुर्गियों को होने वाला हैजा,
कॉलेरा याद रखिएगा विषाणु से होता है, लेकिन मनुष्य में विषाणु से नहीं होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। मनुष्य में हैजा कैसे होता है? बैक्टीरिया से होता है, लेकिन मुर्गी में हैजा जिसको फ्लो कॉलेरा बोलते हैं विषाणु के कारण होता है मुर्गियों का। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? तो पहला करा खसरा विषाणु से होता है, चेचक विषाणु से होता है, छोटी माता विषाणु से होता है। इनमें सभी आंसर दे दीजिए। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न करता है उसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इसमें लोग पानी से डरने लग जाता है, पानी पी नहीं पाता, गला सूख जाता है और गला में पावर कम जाता है, ये सब है। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका, और पहला टीका यही था, याद रखिएगा। टीका के पितामह इन्हीं को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को टीके का पितामह कहा जाता है। फादर ऑफ टीका कौन है? एडवर्ड जेनर है, याद करिए, बहुत काम का है। चेचक का पहला टीका, दुनिया का पहला टीका एडवर्ड जेनर ने। विषाणु क्या है? अकोशिकीय है। एक कोशिकीय मत मार दीजिएगा, इसमें कोशिका होता ही नहीं है। अकोशिकीय, इसमें कोशिका फुशिका नहीं है। इसको इंग्लिश में नॉन सेलुलर कहेंगे, और क्या कहेंगे। आगे है, किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? मतलब भारत में कहा गया कि अब टाटा बाय बाय हो जाओ, तो चेचक, ठीक है। छोटी माता भी होता है लोगों को, लेकिन चेचक को, और आज नहीं, 1977 में ही खत्म कर दिया कि टाटा बाय बाय हो गया। 1976 में चेचक टाटा बाय बाय हो गया। यहाँ कहा जा रहा है रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज जो है, समझे? अच्छा, रेबीज क्या है आपको पता है? यही तो हाइड्रोफोबिया वाला बीमारी है। बस समझ में आया? कुत्ते के काटने से जो फैलता है, या कुत्ता नहीं कहिए, विषाणु जनित रोग है। और ये और भी काटने, जब बिल्ली काट ले या मतलब स्तनधारी काटता है तो ऐसा हो जाता है। चमगादड़ वगैरह से भी हो जाता है, गिलहरी विलहरी से। रेबीज क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में किस रोग में गर्दन की पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है? जिसमें रोगी पानी पीने असमर्थ हो जाता है और पानी देखकर डरने लग जाता है। 58 का आंसर आप देंगे रेबीज में। हाइड्रोफोबिया धर लेता है, पानी से डर। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु के कारण, कुत्ता के काटने से। रेबीज बोलते हैं इसको, रेबीज। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू, ठीक है, विषाणु को किस रूप में होता है? अभी ट्रिक बताए थे, बताइए तो आंसर जरा आप लोग। बर्ड फ्लू, बर्ड का कैसे याद कराए थे बताइए? याद आ गया ना? H5N1 हो जाएगा बर्ड फ्लू में। और नीचे है स्वाइन फ्लू, बताइए। स्वाइन फ्लू विषाणु जनित रोग है, तो H1N1 होता है। H1N1 और H5N1। यहाँ है ओसेल्टा मिवीर नामक औषधि उपयोगी है। ओसेल्टा मिवीर नामक औषधि उपयोगी है। आपका जवाब आएगा स्वाइन फ्लू के उपचार में। कहाँ पे? स्वाइन फ्लू के उपचार में क्या यूज होता है? ओसेल्टा मिवीर नामक औषधि स्वाइन फ्लू में काम आता है। यहाँ पे आपका एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सा है? एड्स में सबसे ज़्यादा जो काम आने वाला दवा है, इसको बोलते हैं जिडोबुटीज, AZT, जिडोबुडीन, AZT। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है एड्स की बीमारी में। यहाँ पे करा है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो विषाणु द्वारा होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु द्वारा होता है। चाहे हेपेटाइटिस का कोई रोग विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस A B C D E F G H I J K L, कई गो है, बहुत सारा है। कई गो मतलब बहुत ज़्यादा, सच में मैंने बोला वहाँ तक है। A B C D E F G H ऐसे करके यहाँ तक है। आप ये मत सोचिए कि मैं ऐसे ही पढ़ दी यहाँ से आने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा है इसका वेरिएंट, और सारे वायरस के कारण होता है। यहाँ कह रहा है विषाणु जनित रोग है रेबीज, कुत्ता काटने से, फ्लू, खसरा, ट्रेकोमा। यहाँ एक चीज समझिएगा, एक चीज इसको छोड़ के, जैसे खसरा हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो विषाणु से होना, रेबीज हो गया, खसरा हो गया,
ये सभी जो है ना विषाणु से होता है, वायरस से, ठीक है, ये तीनों। लेकिन ट्रेकोमा नहीं, ट्रेको आँख लाल लाल हो जाने को बोलते हैं, आँख लाल हो जाता है, ये जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु, जीवाणु से क्या होता है तो आप कहेंगे आँख लाल होना, ट्रेकोमा। कह रहा है सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले संक्रमण होते हैं, सूक्ष्मजीव से होने वाले रोग संक्रामक होता है, मतलब एक से दूसरे में फैलता है। हाँ एकदम सही बात है, एकदम सही लाइन लिखा गया है ये तो। अनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते, एकदम सही बात, ये भी सही है। अनुवांशिक रोग एक दूसरे में नहीं फैलता है। या एक और चीज़ जानिए अनुवांशिक रोग के अलावा, जैसे डिफिशियंसी रोग या एक्सेसिव रोग भी नहीं फैलता। जैसे मान के चलिए किसी को चीनी का बीमारी है तो एक को है तो दूसरे को नहीं फैल सकता, समझे। या किसी चीज़ के कमी से होने वाला रोग, जैसे मान लीजिए किसी को एनीमिया हो गया, खून की कमी, तो वो किसी दूसरे को नहीं फैलेगा, उसके साथ रहेगा फिर भी। मंकी फीवर रोग किसके कारण होता है, तो आपका जवाब निकल गया सर वायरस के कारण होता है, मंकी फीवर वायरस के कारण। निम्नलिखित में किस सेट में सारी विषाणु जनित रोग है, थोड़ा सा समझना होगा। देखिए यहाँ टीबी गड़बड़ हो गया, टीबी किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसके वजह से ये ग्रुप तो गयो। मम्स हो गया, गलसुआ जो बोलते हैं, ये हर्पीज हो गया, रेबीज हो गया, ये सभी वायरस के कारण होता है, बी नंबर सही है, ये सभी वायरस के कारण होता है। टीबी के कारण ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। देखिए पोलियो भी वायरस के कारण होता है, कैंसर भी वायरस के कारण नहीं होता है, छोटी माता वायरस के कारण होता है, ये नहीं होता है। हर्पीज और रेबीज वायरस के कारण होता है, ठीक है। यानी कि हमारा सारे ग्रुप्स मम्स, रेबीज, हर्पीज वाला बी नंबर सही हो जाएगा। एगो ट्रिक देता हूँ, देखिए हम लोग घर में टीवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, अगर टीवी वायरस के कारण होता तो सबके घर में टीवी है, सबको वायरस पकड़ लेता और सबको टीवी हो जाता है, बट ऐसा नहीं, जीवाणु के कारण होता है, इसलिए इसका फैलाव कम होता है, ऐसे करके याद रखिएगा। यहाँ बताइए लैंगिक संभोग से, रक्तदान से, मच्छरों या अन्य चूसक एड्स संचरण होता है, तो मच्छर के काटने से नहीं होता है, प्लेसेंटा से भी हो जाता है, माँ के प्लेसेंटा से बच्चों में चला जाता है बीमारी 69 का। मच्छर और अन्य रक्त चूसक कीटों से नहीं होता है। लेकिन हाँ यहाँ एक कंडीशन है, अगर यही क्वेश्चन में दे दे कि जिसको एड्स है उसको जाके मच्छर ने काटा और वही मच्छर जस्ट तुरंत बाद किसी और को काट लिया, पकड़ा देगा उसको भी। पोलियो का कारण क्या है, पोलियो होता है आपको विषाणु से। साल्क टीका निम्नलिखित किसके लिए व्याधित से संबंधित है, मतलब किस बीमारी में साल्क टीका दिया जाता है, साल्क टीका पोलियो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, इसका आंसर ऊपर में दिया हुआ है, पोलियो में साल्क टीका पोलियो में दिया जाता है, इसलिए क्योंकि इसको बनाने वाले जॉन साल्क थे, समझे। टीका जो पोलियो का बना था जॉन साल्क ने बनाया था। लेकिन आपको एक और बात जानना होगा यहाँ पे, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ एक सेकेंड, मैं कह रहा हूँ कि साल्क टीका जॉन साल्क ने बनाया पोलियो का, लेकिन क्या हम लोग के इधर में आपने देखा है अपने इंडिया में कि किसी को टीका पड़ रहा हो, सुई पड़ रहा हो, नहीं। आपने देखा ड्रॉप पिलाया जाता है, बूंदे बूंदे, 5 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की, सॉरी 2 बूंद जिंदगी की। तो पल्स पोलियो टीकाकरण जो है, आपको एक बात जानना होगा, वो ड्रॉप वाला है। तो पोलियो टीका जो ड्रॉप में आया ना, वो खोजने वाले थे, उनका नाम था अल्बर्ट सेबिन, पता है आपको, अल्बर्ट सेबिन ने खोजा था उसका। आगे क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ बता दिया हूँ, आगे हो सकता है। इसका तो आंसर आप क्या दीजिएगा, पोलियो का है। निम्नलिखित में से किस विषाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है, वायरस पे। वायरस के लिए कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं है, एंटीबायोटिक दवा बायोटिक लगाए ना बैक्टीरिया के लिए होता है, एंटीबायोटिक दवा बैक्टीरिया के लिए होता है। विषाणु कहता है मेरे को आप ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ लक्षण देख देख के आप इलाज करते रहो। अगर तुमको बुखार हो रहा है तो बुखार का दवा खा लो, तुमको पेट दर्द हो रहा है पेट दर्द का दवा खा लो, लेकिन तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते। विषाणु का इलाज होता है लक्षण देख के। विषाणु बहुत खराब है। त्वचा तथा आंखों के सफेद भाग का पीला होना, जॉन्डिस, जॉन्डिस। और जॉन्डिस को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, आपको पता है क्या, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है जॉन्डिस का ही एक रूप है, मतलब हेपेटाइटिस का ही रूप को जॉन्डिस बोलते हैं हम लोग। याद हो गया, आगे बढ़ूँ। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी
का रोग जिसके उपचार के लिए दिए गए औषधि केवल रोग के लक्षण ठीक होते, देखिए लक्षण ठीक होते हैं। इन्फ्लुएंजा का ये वायरस है ना, इन्फ्लुएंजा को वायरस बोलते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? बैक्टीरिया का टीका का। तो किसका खोज किया था? एक मिनट रुक जाइए, एडवर्ड जेनर की बात कर रहा है। तो आप कहेंगे सर एडवर्ड जेनर जो थे वो चेचक के टीका का खोज किया था। चेचक के टीका का सबसे पहला टीका खोजने वाले यही थे। टीका क्या है? नहीं, टीका में एंटीजन दिया जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी शरीर खुद रेडी करता है। देखिए होता क्या है ना कि टीका कैसे बनता है उसको समझिए। सूक्ष्म जीव जो जिस सूक्ष्म जीव से बीमारी होता है ना, उसी सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, थोड़ा सा एकदम छोटी सी मात्रा। शरीर कहता है कि रे भाई क्या नया चीज आ गया, शरीर उससे लड़ने लग जाता है, धर्म ध्रुम टकटुम टकटुम लड़ा, और शरीर सीख गया कि अच्छा ऐसा वाला आएगा तो इसको ऐसे मारना है। अभी तो थोड़ा सा डाला गया था, अगली बार जब बीमारी आता है तो कहता है अच्छा तब तक मैं एंटीबॉडी तैयार करके रखता हूँ। एगो घुसपैठिया एक 2 4 10 हुआ आया, उसको मारा तो एंटीजन वो था, तो एंटीबॉडी उससे रेडी करके रखा कि अगली बार आएगा एकदम पूरा फौज रेडी रहेगा उसको मारने के लिए। यही होता है टीका में। आगे कह रहा है कि संक्रमित रक्त, शुक्राणु, स्पर्म और मां के दूध से किस रोग संक्रमण की संभावना होती है? ये जो सारी बीमारी है ये कैसे फैल सकता है, मतलब तो याद रखिएगा ये ऑप्शन के हिसाब से तो कोई नहीं होगा। इसका आंसर जानते हैं क्या होगा? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ये सारा जो प्रोसेस है, प्लेसेंटा ये सब चीज़ दीजिएगा तो ये सभी हो जाएगा आपको क्या चीज़ के द्वारा? एड्स फैलता है इससे, ये सब बीमारी नहीं फैलता है। आगे ऑप्शन में आपका फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता से कुछ कम किया जा सकता है? तो आंसर क्या दीजिए? पोलियो को। फिजियोथेरेपी द्वारा पोलियो को कम कर सकते हैं एक्सरसाइज करा के। फिजियोथेरेपी मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आप थोड़ा बहुत उसके शरीर को सही कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला करा हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचारित होते हैं, एकदम सही बात है। हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं होता, ये उल्टा दिया गया है। हेपेटाइटिस बी का टीका है, हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं है, यही गड़बड़ पॉइंट है। सार्वभौमिक रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV की संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, तो ये भी सही बात है। पता है बहुत ज़्यादा संख्या है। अगर देखा जाए हेपेटाइटिस बी और सी के विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV के संक्रमित लोगों की संख्या से बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आएगा रहा है कि हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, एकदम सही बात है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी सी है, पता नहीं चलेगा उसको हो रखा है, सही बता रहा हूँ। बहुत दिनों तक पता ही नहीं चल रहा है कि उसको बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है। एक समय आता है पता जा इसको तो हेपेटाइटिस बी निकला है, तब तक पूरा जकर चुका है, लक्षण ही नहीं दिखता है। बीमारी का भी गजब गजब रूप है। आगे निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? इस पर फोकस करिएगा, नहीं होता है टाइगर मच्छर द्वारा। तो 80 का जो जवाब निकल कर आएगा ना, जापानी इंसेफ्लाइटिस दे दीजिएगा। जापानी इंसेफ्लाइटिस ये क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, बताए थे हम आपको। ये टाइगर मच्छर क्या है? एडीज एजिप्टी मच्छर इसको बोलते हैं, एडीज एजिप्टी मच्छर, एडीज एजिप्टी मच्छर बोलते हैं। टाइगर मच्छर को क्या बोलते हैं? एडीज एजिप्टी मच्छर। और जापानी इंसेफ्लाइटिस क्यूलेक्स मच्छर से होता है, क्यूलेक्स। तो देखिए एडीज एजिप्टी मच्छर, टाइगर मच्छर, डेंगू, पित्त ज्वर, चिकनगुनिया। ऊपर में आया था एक क्वेश्चन, याद आया कुछ देर पहले, यही ऑप्शन था ना उस समय, पित्त ज्वर चिकनगुनिया। और वहाँ पे नाम सही था, वहाँ पे था एडीज एजिप्टी मच्छर, यहाँ पे टाइगर मच्छर का दिया था। क्या दिक्कत है? बाघ रहे चाहे शेर रहे, आप तो जवाब दे ही देंगे आप लोग। आगे अगर चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरियोला वायरस। पता है चेचक जो स्मॉल पॉक्स होता है बैरियोला वायरस से होता है। ये जो रूबीला वायरस है ना, इससे होता है आपका खसरा। पता है बैरियोला वायरस से
देखिए, एक होता है बैरियोला वायरस, इससे होता है चेचक। बैरिसेला वायरस से होता है छोटी माता। रूबियोला वायरस से क्या होता है? खसरा। नीचे दिया है देखिए, रूबियोला वायरस से होता है खसरा, यहाँ सही दिया गया है। बैरियोला वायरस से चेचक और बैरिसेला वायरस से छोटी माता। इसको याद कर लिए आप। रूबियोला वायरस से खसरा, बैरियोला वायरस से चेचक और बैरिसेला वायरस से छोटी माता। अच्छा, मिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है। अब प्लेग जो होता है ना, प्लेग होता है आपका जीवाणु द्वारा। प्लेग कैसे होता है? जीवाणु द्वारा होता है प्लेग। प्लेग जीवाणु द्वारा, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस द्वारा, बैरिसेला वायरस छोटी माता, बैरियोला तो चेचक और रूबियोला तो खसरा। खसरा को मम्स बोलते हैं, मम्स। याद हो रही है ना बातें? कोशिश कर रहे हैं याद करने का। ये याद करिए, मैं क्यों रुका हुआ हूँ, मैं समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको रटवाना चाह रहा हूँ। ये वाला याद करिए, कन्फ्यूजन बहुत है। इन दोनों में ट्रिक बता देता हूँ, याद रखिएगा इन दोनों का, कि बैरियोला बैरिसेला। देखिए, एक बड़ा लिखा जाता है थोड़ा सा, एक थोड़ा छोटा दिखता है लिखने में, समझे? बैरियोला थोड़ा बड़ा दिखता है तो छोटी माता का हो गया, ठीक है। और जो बैरिसेला है उसका हो जाएगा चेचक। इसका आसान रखने का तरीका याद है, बैरिसेला छोटा लिखा जाता है तो छोटी माता इसके नाम में आता है। बैरियोला थोड़ा सा बड़ा लगता है देखने में तो चेचक होता है इसका। और रूबिसेला का होता है खसरा। रूबिसेला से याद रखिएगा ना, देखिए इसका आसान तरीका बताता हूँ। रूबिसेला ख के जैसा ही लिखा जाता है, देखिए इसमें भी ऐसे करके हुआ है, बस इसी में एक लाइन खींच देंगे तो क्या हो जाता है? ख हो जाता है। तो बस इससे याद रखिएगा, रूबिसेला खसरा। अब देखिए होता क्या, यही ऑप्शन देगा आपको तीनों, ये देखे खसरा का पूछ के, तो आपको जैसी ख देखेंगे तो अब मैंने बता दिया ना कि ख जैसा ही रहेगा, तो रू आप टिक मार दीजिएगा बिना ज़्यादा सोचे समझे। अब जैसे ही मैंने बता दिया है कि नाम से, तो जैसे छोटी माता देगा तो ये दोनों ऑप्शन देगा ही देगा, ये तीनों। क्या है, कन्फ्यूजन इसी से बनेगा। अब जैसे ही देगा आपके माइंड में आएगा, अच्छा छोटी माता की बात हो रही है, छोटी माता थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है, बैरिसेला, ठीक है। चेचक का हो जाएगा बैरियोला। ऐसे करके थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे कर रहा है, पीलिया यानी जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया करके जो रोग है, यकृत प्रभावित होता है। यकृत, यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर प्रभावित होता है। सबसे बड़ा शरीर का अंग भी है और सबसे ज़्यादा ये सही हो जाता है खराब होने के बाद भी। 90% तक खराब हो जाता है तो भी सही हो जाता है। अगला कहता है, हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है? नहीं, हेपेटाइटिस ए का जो संक्रमण है भोजन पानी से होता है। और हेपेटाइटिस बी का होता है रुधिर, लाल वगैरह वगैरह से। इसका आसान है तरीका याद रखने का, जो कन्फ्यूजन एकदम नहीं है, एकदम जीवन भर याद रहता है, कभी गलती नहीं होगा। देखिए शुरू में सबसे पहला नाम क्या पड़ेगा? हेपेटाइटिस है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? खाना पानी लेते हैं, तो खाना पानी से फैलने वाला क्या है? ए, भोजन पानी से। उसके बाद अगर दूसरा प्रोसेस होता है, हेपेटाइटिस बी हुआ है, तब ये ब्लड से, लार से फैलेगा। पहला तो काम खाना खाते हैं, खाना पानी खाते हैं, तो पहला हेपेटाइटिस ए खाना पानी से फैलता है। हेपेटाइटिस बी रुधिर और लार से फैलता है। नेक्स्ट है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है तो जीवित प्रतिरक्षियों का। एक में रुक जाइए, नहीं, इसका ध्यान रखिएगा, इसमें होगा जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है ताकि हमारा शरीर उससे लड़े और मजबूत बने। सुअरों को मानव रियासी क्षेत्र से दूर रखने को कहा जाता है, मतलब उससे कौन सा रोग से बचाव मिलेगा? तो इसका आंसर आ जाता है जापानी इंसेफ्लाइटिस। ध्यान रखिएगा, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से भी होता है और सुअरों से भी फैलता है। रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं? अगर किसी कुत्ते को रेबीज हो रखा है तो वह मनुष्य को काटेगा, मनुष्य को भी पहुंचा देगा। तो याद रखिएगा, कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उदग्र हो सकते हैं, या कुत्ते सुस्त और मौन होकर एकांत में कहीं स्तर पर बैठे रहेंगे। दोनों सही है इसका, ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकता है। अलग अलग कुत्तों में अलग अलग देखने को मिल सकता है। कह रहा है कि घात करो और छिप जाओ नाम से विषाणु कौन सा है? तो इसको बोलते हैं RSV विषाणु, रेस्पिरेटरी सिस्टेल वायरस, ऐसा कुछ करके ही इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिंस्टाइल वायरस विषाणु बोलते हैं इसको। तो ये कहते हैं घात करो और छिप जाओ के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जवाब दे जरा, देखिए आप क्या
दे पाते हैं इसका जवाब। खरा डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, आप हमेशा सुने होंगे। तकरीबन सामान्य मात्रा, आपको सामान्य मात्रा पता है लोग में? 1.5 लाख से लेकर, ठीक है, 3 लाख तक इसका संख्या होता है। 1.5 लाख से 3 लाख कोशिका पर 1 mm 1 मिलीमीटर क्यूब में ना तकरीबन 1.5 से 3 लाख होता है, ठीक है। किसकी संख्या? तो आप कहेंगे प्लेटलेट्स की। इससे नीचे ऊपर हुआ तो काम खराब होता है। जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है? जीका वायरस की बात कर रहा है, तो अपन से आंसर देंगे एडीज। एडीज मच्छर द्वारा क्या होता है? जीका वायरस फैलता है। नेक्स्ट है आपका कि जीका वायरस मनुष्य में किस भाग को प्रभावित करता है? जीका वायरस कहाँ तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीका वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो आपके आंसर जो निकल कर आएंगे वो आएंगे, पहला आएंगे पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप है। पश्चिमी अमेरिका में क्या है? एक विषाणु से होने वाला एक रोग है, इबोला वायरस इसको बोलते हैं, इबोला। आगे कहा जा रहा है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज के बारे में कह रहा है, एक विषाणु है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया जैसा सुनने में लगता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज क्या है? एक विषाणु है, समझे? इसको ऐसा नहीं गलती करके मार देना है बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक विषाणु है। आगे कहा जा रहा है बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, तो 94 का जवाब दीजिएगा आप, प्रोटीन और एवं डीएनए। बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन और डीएनए। क्यों? क्योंकि एक विषाणु है, विषाणु का मैं कई बार बताती हूँ प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। आगे क्या है? युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित में से किन लक्षणों किससे अधिक आशंका से संबंधित होती है? दीर्घकाल से स्थिति, पीलिया और दीर्घकालिक तीव्र रक्तता, दीर्घकालीन प्रवाहिका, तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना। यही आंसर होगा, डी नंबर आंसर परफेक्ट हो जाएगा इसका, समझे? बहुत ज़्यादा दर्द, शिरोवेदना मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह होने लगता है इसमें। आगे कह रहा है कि किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ किया था? तो HIV के लिए टेस्ट एंड ट्रीट, टेस्ट करो और उसका तुरंत ट्रीट करो, ये HIV के लिए लागू किया गया था। आगे कहा जा रहा है आपको कि एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होते हैं, जो एक तरह का क्या है? ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको रिट्रो विषाणु बोलते हैं। और आपको मैं कई बार बताया हूँ कि जो वायरस होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन से और डीएनए से, लेकिन ये बना होता है, इसका अलग ही रूप चलता है। इसका जो बनावट है रेट्रो विषाणु इसको बोलते हैं। रेट्रो विषाणु का मतलब होता है आरएनए से बना हुआ। क्या चीज़ से? आरएनए से ये बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। एड्स वाला जो है आरएनए से बना है, थोड़ा अलग टाइप का। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति में पोलियो का टीका विकसित किया? मतलब किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो जोनास साल्क ने किया था, एडवर्ड साल्क इसका आंसर है। इन्होंने ही टीका विकसित किया था, क्या चीज़ का? पोलियो का। नेक्स्ट है एलिसा का पूरा नाम क्या है? एलिसा टेस्ट एड्स में होता है, एलिसा का पूरा नाम क्या है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ए से, समझे? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट ए से हो जाएगा इसका आंसर। एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है? एड्स, चेचक और पोलियो में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इनका रोगाणु रुधिर आधान द्वारा संक्रमित हो सकते हैं। रुधिर यदि चढ़ाया जाए एक दूसरे को, जिसको बीमारी हो रखा है, तो ये फैलेगा। लेकिन नहीं, माफ़ी चाहते, इसका आंसर दीजिए विषाणु द्वारा होते, ये परफेक्ट आंसर होगा इसका, समझे? एड्स, चेचक, पोलियो द्वारा आंसर देना है ना, तो इसका आंसर सबसे अच्छा आपका देंगे आप कि ये विषाणु द्वारा होता है। जीवाणु की खोज किसने किया था? लेवेनहुक ने किया था, पहले भी बताया था आपको। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी खोज लेवेनहुक ने किया था। माइक्रोस्कोप का जॉनसन एंड जॉनसन ने किया था, और नॉल एवं रस्का ने किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? सबसे प्राचीन जो जीवाणु है
तो आर्कियो बैक्टीरिया कहलाता है। सबसे पुराना को आर्कियो बैक्टीरिया कहा जाता है। आगे है, सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणु से रोग फैलता है। रोग फैलने का बात सबसे पहले जो किया गया था वो लुई पास्चर द्वारा किया गया था, ठीक है। और आपको पता हो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इन्होंने दिया था। लुई पास्चर ने क्या दिया था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था? तो याद रखिएगा, लुई पास्चर ने दिया था। याद रहेगी ये बातें, भूलेंगे तो नहीं। आगे क्वेश्चन में है, जीवाणु होते हैं। तो जीवाणु के बारे में कहा जाता है, जीवाणु जो है रसायन संश्लेषी भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। जीवाणु हर तरह के होते हैं, समझे। इनमें सभी आंसर देना परफेक्ट रहेगा। बहुत तरह के जीवाणु हैं जो कोई प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, रसायन संश्लेषण भी, परपोषी भी होते हैं, सभी होते हैं। निम्नलिखित में कौन एक राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? राइबोसोम जीवाणु, देखिए जीवाणु जो होते हैं आप समझिएगा कि अविकसित कोशिका होता है और सबसे पहले पृथ्वी पर आया था। इसका मतलब है ये 70S वाला होगा। ये प्रोकैरियोटिक है, इसका मतलब यूकैरियोटिक तो है नहीं। प्रोकैरियोटिक 70S, यूकैरियोटिक 80S होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गड़बड़ पूछ दिया है। जीवाणु एक कोशिकीय, ये सही है। जीवाणु सर्वव्यापी, ये भी सही है। जीवाणु अकेले तथा समूह में पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये गलत बात। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि जीवाणु को पौधा और उसके बीच माना जाता है। इसका रीजन देखिएगा जरा। जीवाणु को पौधा माना जाता है, इसके पीछे कह रहा है इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए इसको पौधा माना गया है और इसको जीव भी माना गया है। ये लिंक करिए ना इन दोनों के बीच में, मतलब पौधा और हम लोग के बीच में। जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, तो ये तो कहना गलत है कि सारे जीवाणु स्वपोषी तो है नहीं। सभी जीवाणु विषमपोषी भी नहीं है। सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषक होते हैं, ये भी सही नहीं है। बात समझ में आ रही है? अधिकांश जीवाणु विषमपोषी किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ये सही कहना रहेगा, ठीक है। आगे एक बात नहीं है, स्वपोषी कौन है? साइनोबैक्टीरिया, समझे। साइनोबैक्टीरिया जो था इसके पास क्लोरोफिल होता है, समझे, और क्लोरोफिल के कारण ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, तो साइनोबैक्टीरिया आता है इसमें जो स्वपोषी होता है। और सारे बैक्टीरिया नहीं, बस साइनोबैक्टीरिया। आगे कहा जा रहा है आपको कि जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होते हैं। जीवाणविक कोशिका में कोशिका भित्ति तो क्या नहीं होता, इसमें होता है सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ध्यान रखनी है। जीवाणु के कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव होता है, राइबोसोम होता है, कोशिका भित्ति होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? तो सूत्रकणिका किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट करा है, जीवाणु की आकृति विषाणुओं की तुलना में बड़ा होता है, ये बात सही है। जीवाणु बड़ा होता है विषाणु से। नेक्स्ट करा है कि जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते हैं जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं, ये बात भी सही है। जीवाणु फिल्टर से पास नहीं हो पाता, लेकिन विषाणु फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया? जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कुंडलित डीएनए। कुंडलित डीएनए पाया जाता है। जीवाणु की साधारण आकृति होती है। जीवाणु कैसा होता है? तो याद रखिएगा, जीवाणु ज़्यादातर क्षर रूपी होता है, साधारणतः क्षर रूपी होता है, जिसको बैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैसिलस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैसा बोलते हैं? बैसिलस होता है इसका, क्षर रूपी। साधारण यही आकृति है। जीवाणु जो कॉमा के आकार का होता है, वाइब्रियो बोलते हैं उसको। कॉमा के आकार का कैसे? ऐसे कॉमा के होता है ना, इसको वाइब्रियो नाम दिया गया है। गोल आकृति वाले जीवाणु को क्या बोलते हैं? कोकाई बोलते हैं। गोल वाले को कोकस या कोकाई, कोकस या कोकाई एक ही चीज़ है, बोलते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं गोलाणु कहलाते हैं। कोकस क्या होता है? कोकस इसको बोलते हैं। गोलाणु जो सबसे छोटे आकार का होता है, कोकाई या कोकस, यही वाला। एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया? सर्पिल जीवाणु को हम लोग बोलते हैं स्पाइरीलम। क्या बोलते हैं? स्पाइरीलम बोलते हैं। वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होते हैं, मतलब वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, वो जीवाणु है। कवक में केंद्रक होता है, लाइकेन में भी होता है, हरे शैवाल में होता है। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं होता, प्रोकैरियोटिक ये जीव है। जीवाणु कोशिका में अभाव होता है। जीवाणु के कोशिका में क्या चीज़ का अभाव होता है? तो आप कहेंगे केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। केंद्रिका का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। केंद्रिका मतलब न्यूक्लियोलोलस,
इस सभी चीज़ का अभाव होता है। डी आंसर देना परफेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आंसर आप दीजिएगा जीवाणु। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जीवाणु। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी मतलब आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय को क्या बोलते हैं, तो उसका नाम दिया गया है। इसको एक स्पेशल चीज़ होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसको होता है बर्निकी लवण बोलते हैं, लवक, ठीक है। बर्निकी लवक के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तो क्रोमेटोफोर। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है, ध्यान रखना है इसको। जीवाणु में श्वसन का स्थान क्या है, जीवाणु के अंदर श्वसन का स्थान क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली में ही श्वसन होता है, क्योंकि उसमें सूत्रकर्णिका होता ही नहीं है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है उसको अंदर, ये होता ही नहीं है। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी इसी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको नील हरित शैवाल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया नहीं है, ये है, एक मिनट, सॉरी, ये शैवाल नहीं है, बैक्टीरिया ही है। शैवाल नहीं होता, ये बैक्टीरिया ही है, साइनोबैक्टीरिया, ध्यान रखना है, नाम बस दे दिया है। साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो इसको क्या बोलिएगा, प्रकाशीय स्वपोषी कहिए। प्रकाश के द्वारा स्वपोषी होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जीवाणुओं के अभिरंजक के लिए उपयोग होता है, जीवाणुओं के अभिरंजक के लिए उपयोग होता है। देखिए, आपको क्रिस्टल वायलेट बोलते हैं इसको। एक ग्राम क्रिस्टीन व्यक्ति थे, ग्राम क्रिस्टीन नहीं, क्रिस्टीन ग्राम करके एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया था कि जो भी जीवाणु है उसको रंग दिया था। रंग के ब्लू कलर का वायलेट कलर से, एक ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम निगेटिव, दो तरह का जीवाणु उन्होंने नाम दिया, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, ग्राम निगेटिव जीवाणु। तो वही कह रहा है, क्रिस्टल वायलेट कलर लिया था अभिरंजन के लिए, डाई करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीवाणु है, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है कि नहीं, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है, जीवाणु है ये। आगे कह रहा है कि जो जीवाणु सीधे वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, उसे क्या बुलाता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाएगा। जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रोजन बदलते यौगिक में जो पौधा यूज करे, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु बोलते हैं। ये जो है बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ये जब पौधा मर जाता है ना, तो उसके जो नाइट्रोजन वाले पार्ट होते हैं उसको वातावरण में पुनः मुक्त करता है। नोडल्स में पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सरसों, कॉटन, चना हो जाएगा। दलहनी पौधा में, दाल जिससे निकलता है, दलहनी पौधा। अगर तो मूल ग्रंथि या रूट नूडल्स पाई जाती है, तो कुछ लिगुमिनस पादपों में और कुछ अन्य पादपों में, यही आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ तो अति है। अच्छा देखिए, कुछ लिगुमिनस प्लांट में भी नहीं होता है। बस राजमा नाम सुने, राजमा में पता है राइजोबियम जीवाणु उसके जड़ में नहीं पाया जाता है, गांठ में, बात समझे। और कुछ अन्य पादप है जो लिगुमिनस नहीं है, फिर भी उसमें पाया जाता है। साइकस एक एग्जांपल ये है। साइकस में क्या है ना, किसके जड़ में, साइकस बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है। साइकस में क्या है कि अनावृत बीजी है ये पौधा। और साइकस में क्या है ना कि नोड लूडल्स पाया जाता है, उसके जड़ में आपको पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक है, मक्का, गेहूं, फली, चावल। फली हो जाएगा, फली दलहनी फसल को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिक जीवाणु है, सहजीवी वाला। तो सहजीवी वाला का आंसर देना सही रहेगा, राइजोबियम हो जाएगा। अंडरस्टैंड, राइजोबियम इज द करेक्ट आंसर। और ये जो है ना एजोटोबैक्टर, इसको बोलते हैं मुक्त जीवी, मुक्त जीवी है, ये मुक्त जीवी है, मुक्त जीवी के अंदर यह आता है, याद रखिए, मुक्त जीवी। आगे है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण करने में मदद करता है। तभी तो वो नाइट्रोजन से क्या बनाएगा, नाइट्रोजन के यौगिक बनाएगा, इसको लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। जीवाणु जैसे जाता है उसका सेल का सारा सेल दर बाहर आ जाता है, जिस सेल फट जाता है वो मर जाता है, इसी वजह से। तो आंसर डी दे दीजिए इसका कि जीवाणु जीव दर कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। दिव कुंचित का मतलब उसका सारा अंदर का मटेरियल बाहर आ जाता है। प्रसीवन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रसीवन नहीं, प्रशीतन कर दीजिए इसको। प्रशीतन मतलब ठंडा हो जाएगा। ठंडा करने पर क्या होता है, जीवाणु मर जाते हैं
एंजाइम क्रिया नष्ट हो जाती है, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत ढक देती है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। यही आंसर हो जाएगा 134 का डी परफेक्ट। जैव रासायनिक क्रिया मतलब जो शरीर चलाने के लिए जितने क्रियाएं होती है ना, उसे जैव रासायनिक क्रिया बोलते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कह रहा है जीवाणु को पौधा माना जाता है क्योंकि जीवाणु पौधा क्यों है? ये गति नहीं कर सकते, इसमें कठोर कोशिका, यही आंसर है। इसमें कोशिका भित्ति होता है, इसी वजह से इसको पौधा का रूप माना जाता है। गजब का गुण है, बीच में माना जाता है इसको। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों, हेयरी समान संरचना क्या कहलाती है? जो छोटा छोटा बाल जैसा, उसको भिलाई या फिम्बरी बोलते हैं। पिलाई, पिलाई नहीं, भिलाई बोलेंगे, पिलाई या भिम्बरी। ये कहाँ पे निकला हुआ रहता है? कोशिका झिल्ली के बाहर निकला रहता है। जो कोशिका झिल्ली होता है ना, उसके बाहर निकला हुआ रहता है। हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। तो 137 का जवाब दीजिए साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया ब्लू गिली रंग की, याद करिए, बताए थे ना। जानते हैं हेटेरोसिस्ट क्या है? ये भी एक तरह का कोशिका ही है। तो कोशिका के बाहर एक कोशिका अटैच रहता है, ये सिंगल कोशिका के अंदर भी एक कोशिका रहता है। निम्नलिखित में कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइन प्लूरोन्यूमोनिया। इसमें माइकोप्लाज्मा आ जाते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर है। ये हम बताए थे ऊपर में। ग्राम क्रिस्टी ग्राम ने इसका किया था ब्लू कलर से, वैलेट कलर से रंग कलर करके। तो आंसर 139 का दी जाएगा, कोशिका भित्ति के कारण अलग होता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति के कारण कैसे, मैंने बोला ग्राम पॉजिटिव जो होता है इसका बनावट अलग होता है, और जो ग्राम निगेटिव उसका अलग होता है। यहाँ कह रहा है रिकेटेसिस एक समूह है, तो बैक्टीरिया का है। रिकेटेसिस एक समूह है बैक्टीरिया का। आगे कह रहा है साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोइड जो है दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट कर रहा है मानव आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? आंत की बात कर रहा है। तो इसमें आंसर देना सही रहेगा 142 का, यही देना सही रहेगा। एस्चेरिचिया कोलाई करके पाया जाता है, और ये अच्छा है, हमारे सेहत के लिए ठीक है, ये हानि नहीं पहुंचाता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा जो है, इसको स्टेप्टोकोकस बोलते हैं, ठीक है। ये जो है स्टेप्टोकोकस है, और इसी के द्वारा हमारा भोजन खराब हो जाता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। आगे है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु होता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु होता है। आपका आंसर निकल के आएगा एनाबीना। धान के फसल में एनाबीना होता है, दलदल वाली भूमि में रहता है, दलदल वाली भूमि रहता है। आगे कह रहा है कि दही जमने में किस सूक्ष्म जीव का जरूरत होता है? उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। आगे कह रहा है कि चाय की पत्तियों में क्यूरिंग प्रोसेस है, उपयोग किया जाता है। तो ये जीवाणु द्वारा क्यूरिंग का प्रोसेस होता है, जिससे सुगंध आता है चाय पत्ती में। चाय की पत्तियों पर जीवाणु के क्रिया से विशेष सुगंध का उत्पन्न किया जाना क्या क्यूरिंग कहलाता है? क्या कहलाता है? क्यूरिंग। आगे कह रहा है साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया जैव उत्प्रेरक के रूप में, अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर देंगे धान के खेतों में। एनाबीना याद होगा आपको, एनाबीना नॉस्टॉक, दोनों चीज, एनाबीना और नॉस्टॉक। आगे कहता है स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रेडियम। कोलेस्ट्रेडियम जो हो जाएगा स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सहजीवी स्थिरीकरण जीवाणु है? तो आंसर हो जाएगा फ्रैंकिया, समझे, तथा राइजोबियम। फ्रैंकिया और राइजोबियम जो है वो सहजीवी स्थिरीकरण जीवाणु है। आगे क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु के समूह है। जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु के समूह है। आंसर हो जाएगा मिथेनोजेन। क्या हो जाएगा? मिथेनोजेन।
नेक्स्ट है कि वैसे जीवाणु जो समूह जो फफूंद यानी कवक के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना कहलाती है, जो जाल जैसा बनाती है संरचना, उसको फ्लाक्स बोलते हैं, यानी कि सहजीवी संबंध होता है। समझे? जीवाणु के समूह जो फफूंद के तंतु से जुड़कर लाल जाल जैसी संरचना, उसे फ्लक्स बोलते हैं। समझे? ध्यान रखने वाली बात है। आगे कह रहा है जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है। जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम। आगे है आपका कि योगहट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया है। योगहट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला करा लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, लैक्टोबैसिलस थर्मोफिल्स और स्ट्रेटोकोकस थर्मोफिल्स। तो इसका आंसर जानते हैं परफेक्ट क्या देना सही रहेगा? ए भी दे दीजिए और सी भी दे दीजिए। योगहट बनाने में ना, दही बनाने में भाग लेता है लैक्टोबैसिलस बल्गेरेसिस और एक स्ट्रेटोकोकस थर्मोफिल्स। अगला कहता है एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग में आता है। एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग में आता है 155 का जीवाणु आंसर देना सही रहेगा। अच्छा, ये एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग क्या होता है? जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, सेल वाल एब्सेंट रहता है, उसकी बात कर रहा है। माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ई नोकार्ड और ई आर रॉक्स। इसी ने माइकोप्लाज्मा का सर्वप्रथम खोज किया था, ई नोकार्ड और ई आर रॉक्स। और पहला जीवाणु का खोज लेवेनहुक ने किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी इन्होंने ही किया था। निम्नलिखित कौन सा जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है डिप्थीरिया, जीवाणु के कारण होता है। प्लेग भी जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग, टीबी भी जीवाणु के कारण। टीबी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, प्लेग ये सभी क्या होता है? जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया से। बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो बीसीजी ज़्यादा नवजात को लगाया जाता है, यानी 4 सप्ताह से छोटा। 4 सप्ताह से छोटा बच्चा को क्या कहा जाता है? 1 महीना से नीचे हो गया ना 4 सप्ताह का मतलब, उससे छोटा बच्चा को नवजात माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो देखिए, चेचक जो है, चेचक तो वायरस से होता है। टिटनस हो गया, टिटनस भी होता है जीवाणु से, निमोनिया भी होता है और सिफिलिस भी होता है। समझे? टिटनेस हो गया, निमोनिया और सिफिलिस, ये सभी क्या होता है? टिटनेस को लॉक जो भी बोलते हैं, ये सभी जीवाणु से होता है। और चेचक होता है वायरस से। टिटनेस बहुत बार कंफ्यूजन होता है, कहीं वायरस से तो नहीं होता, लेकिन नहीं, टिटनेस जो होता है जीवाणु से होता है, जीवाणु। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षा करने के लिए डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टूटिस, पर्टूसिस और टिटनेस, ये टीका दिया जाता है। तो कुकुर खांसी आंसर देना सही रहेगा इसका। इसको काली खांसी बोलते हैं। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? कुकुर खांसी। कुकुर खांसी उसी डिप्थीरिया को बोलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जीवाणु है? किस रोग का कारण जीवाणु है? तो टाइफाइड जीवाणु से होता है, कुकुर खांसी भी जीवाणु से होता है, टिटनेस भी जीवाणु से होता है, सुजाक भी जीवाणु से होता है। सुजाक मतलब गोनोरिया भी हो गया, सिफिलिस भी हो गया, ये सभी जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सूक्ष्म जीव से तो जीवाणु के कारण होता है, आंसर नहीं बोल दिया था मैं। जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग भी। बहु औषधीय चिकित्सा यानी एमडीटी किसके संक्रमण में दिया जाता है? तो एड्स में। एड्स जब बीमारी होता है तो इसमें क्या किया जाता है? मतलब ऐसा, 1 मिनट रुक जाइएगा, नहीं 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 नहीं, एड्स नहीं इसको कहिए, एमडीटी होगा ना तो कोड कहिए। कुष्ठ रोग जब होता है ना, कोड में दिया था बहुऔषधीय चिकित्सक। इसमें बहुत तरह का एक साथ इलाज दिया जाता है। हैजा का क्या कारण होता है? हैजा पलता है जीवाणु से।
हैजा कैसे फैलता है? जीवाणु जनित रोग है हैजा। निम्नलिखित में कौन जल जनित रोग है? जल से होने वाला बीमारी कौन सा है? समझे? तो आंसर हो जाएगा हैजा। जल से कौन सा? हैजा। अच्छा, मलेरिया जो होता है मच्छर से होता है, ठीक है, मच्छर से होता है। और टीबी जो होता है, टीबी जीव बैक्टीरिया के कारण होता है, चेचक वायरस से होता है। आगे आपका मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या है? गर्दन तोड़ बुखार या मेनिंजाइटिस के बारे में कहा जा रहा है ये जीवाणु के कारण ही होता है, टिटनेस बोलते हैं इसको। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस पहचान बिडाल परीक्षण से किया जाता है? बिडाल परीक्षण किस से होता है? तो आंसर कहेंगे टाइफाइड के लिए बिडाल परीक्षण होता है। काली खांसी, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को बोला जाता है काली खांसी या ब्लैक डेथ। आगे कहा जा रहा है नींबू या टमाटर में कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो मतलब सूक्ष्म जीव के कारण, तो जीवाणु के कारण कैंकर रोग होता है। नींबू और टमाटर का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। आगे है आपका कि सेब और नाशपाती में होने वाला निर्जा रोग। निर्जा रोग किसके कारण? ये भी जीवाणु के कारण होता है। सेब और नाशपाती में होने वाला निर्जा रोग जीवाणु के कारण। आगे कह रहा है किसे धनुस्तंभ यानी टेटेनस जीवाणु से होता है। निम्नलिखित में कौन सा मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है? तो एंथ्रेक्स क्या उपाय पैदा करेगा? बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से ही होता है एंथ्रेक्स भी। नेक्स्ट है टीबी उत्पन्न होते हैं। इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था टीबी से रिलेटेड, बताइए जरा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइक्रोबैक्टीरिया हो जाएगा। माइक्रोबैक्टीरिया के कारण होता है ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन से है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? कोशिका भित्ति नहीं होता है, इसको बोलते हैं एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है? संक्रमक रोग नहीं है तो मधुमेह हो जाएगा, जो एक दूसरे में नहीं फैलता है क्योंकि ये किसी सूक्ष्म जीव से नहीं होता है, कमी या ज़्यादा से होता है, तो ये ज़्यादा के साथ होने वाला रोग है। अच्छा, इसका ऑप्शन सब बताइए तो कैसे होता है? टीबी जीवाणु द्वारा, चेचक विषाणु द्वारा, हैजा जीवाणु द्वारा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संक्रमक रोग है? डिप्थीरिया, कालाजार, रेबीज सभी हो जाएगा। समझे? सभी संक्रमण से होता है, कालाजार, रेबीज, डिप्थीरिया, कालाजार, रेबीज। आगे का रहा है टैप के टीका निम्नलिखित में से किस में रोगों में नियंत्रित किया जा सकता है? टैप के टीके से किसको नियंत्रित कर सकते हैं आप? तो आप आंसर देंगे टाइफाइड को आप टैप के टीका से नियंत्रित करते हैं। क्षय रोग, टीबी का संक्रमण मुख्यतः होता है, तो याद रखिएगा टीबी हवा द्वारा फैलता है। कोई आपके पास बोल रहा है उसको टीबी हो रखा है तो आपको भी हो जाएगा। टीकाकरण एक व्यक्ति के को रोग से बचाता है, क्योंकि टीकाकरण में क्या होता है? आंसर दिया आप प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयोगी नहीं है? ट्रिपल एंटीजन टीका किस में उपयोगी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा, देखिए ये दिया जाता है पर्टूसिस के लिए, टिटनस के लिए दिया जाता है, टाइफाइड के लिए दिया जाता है। एक मिनट, गलत मैं बता दिया, डिप्थीरिया के लिए डीपीटी होता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस। टाइफाइड में ये काम नहीं आता है ट्रिपल एंटीजन टीका। आगे का रहा है सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। सिंड्रोम का अर्थ हो जाता है लक्षणों का समूह, उसे सिंड्रोम बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा टीका 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 माह में दिया जाता है? तो पहला ही हो जाएगा डीपीटी, 1.5 महीना से पहले ही दे दिया जाता है। और HIV हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी लिखा हुआ है, HIV का मतलब वो वाला HIV नहीं है, वो भी है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिस वायरस, वो नहीं है ये है हेपेटाइटिस बी की बात कर रहा है। यहाँ कॉमा होता है बीच में, गलती से वो हाइफन दिया गया है। और पोलियो, ये सभी ऐसे ऐसे अंतराल पे दिया जाता है। कह रहा है न्यूमोनिया किस सूक्ष्म जीवों के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करने वाला, आइए इधर देखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी जीवाणु, ये दोनों के कारण क्या बीमारी होता है? तो न्यूमोनिया रोग हो जाता है। आगे आपका कहा जा रहा है कि एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा काली खांसी में दिया जाता है एरिथ्रोमाइसिन। पर्टूसिस इसी को बोलते हैं, पर्टूसिस।
कुकुर खांसी भी इसी बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो सभी हो जाएगा इसका, कोविड-19 भी, मर्स भी हो जाएगा और सार्स भी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? जीवाणु के कारण होने वाला रोग है तो गेहूं में विगलन रोग भी जीवाणु से होता है, आलू का बिल्ट रोग भी, और चावल की अंगमारी रोग भी, ये सभी जीवाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है संक्रामक रोग है जल से होने वाला। तो जल से होने वाला है रोग जो है, इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए। समझे? आप एक ट्रिक याद करिए, हेपेटाइटिस ए का क्या बताए थे? जल एवं भोजन से, याद कीजिए, और बी हेपेटाइटिस बी का बताए थे रुधिर या लार से। बात समझ में आ रहा है? मुंह में मुंह मिला के किस करने से भी हेपेटाइटिस बी फैलता है, तो उसकी बात यहाँ तो हो नहीं रही है। यहाँ बात क्या है आपका, अभी हंसने वाली बात नहीं है। मैंने क्यों ऐसे बताया, मैं एक केस रियल बताता हूँ। छोटा सा बच्चा था और एक व्यक्ति ने, उसका रिलेटिव आया हुआ था उसके घर में, जो एक छठी का फंक्शन होता है बिहार में, और बच्चा के लिप्स में लिप्स मिलाकर किस कर लिया और उससे बीमारी उसको फैल गया था। तो मैं इसीलिए बोला ये चीज़ को। तो टाइफाइड हो गया और हेपेटाइटिस ए हो गया। समझे? ये दोनों जल से और भोजन से फैलता है। टीबी हवा से फैलता है और हेपेटाइटिस बी रक्त चढ़ाने से या लार से, मुंह के लार से फैलता है। आगे का रहा है टीका, वैक्सीन क्या है? तो पहले भी हम लोग इस पर देखे हैं क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षी है। आगे का रहा है डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? डिप्थीरिया का तो आंसर दीजिएगा गला घुटना। गर्दन में एकदम डिप्थीरिया में ना एकदम जाला म्यूकस का फल बन जाता है, सांस लेने में नहीं बनता, आदमी का दम घुट जाता है, डिप्थीरिया। आगे का रहा प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक अधिकांशतया प्राप्त होते हैं जीवाणु से। किससे? जीवाणु से प्राप्त होते हैं। आगे कहा जा रहा है पनीर में विशेष सुगंध आती है, जीवाणु के द्वारा ही आती है पनीर में विशेष सुगंध। आगे कहा जा रहा है राइपेनिंग बोलते हैं, ये जो पनीर में विशेष सुगंध का प्रोसेस है राइपेनिंग बोलते हैं, राइपेनिंग ऐसा करके। बाहित मल जल जिसको सीवेज बोलते हैं, जल में द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसका आवश्यकता होती है? तो जीवाणु द्वारा। पहला तो बड़े बड़े जाला से उसको गंदगी को रोक लिया जाता है, बड़े बड़े टुकड़ों को, उसके बाद जीवाणु से उसको वो कर दिया जाता है, पानी अलग कर दिया जाता है, और जो गंदगी होता है उसको खाद के रूप में बदल के नीचे बैठ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर, बैसिलस थुरिएंसिस जो है ये जीवाणु स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है। जैसे ये जो है कोलेस्ट्रेडियम, ये जीवाणु स्थिरीकरण है, अजोला भी है, ओजोटोबैक्टर भी है, ये तो कई बार जान गए आप। एजोटोबैक्टर, ओजोला, कोलेस्ट्रेडियम, ये सभी क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, बट बैसिलस थुरिएंसिस नहीं है। योग हट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया क्या है? तो लैक्टोबैसिलस थर्मोफिल्स, और नहीं, गलत है, रुक जाइए, इसका बी और सी हो जाएगा। समझे? लैक्टोबैसिलस एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिसिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स हो जाएगा इसमें। ठीक है। नीफ जीन किस में पाया जाता है? नीफ जीन पाया जाता है, आप जवाब देंगे इसको, राइजोबियम में पाया जाता है। हरा प्रोटोजवा के नाम से जाना जाता है, हरा प्रोटोजवा हम लोग यूगिलीना को बोलते हैं, क्लोरोफिल होने के वजह से। ठीक है, हरा प्रोटोजवा किसको बोलते हैं? यूगिलीना को। नेक्स्ट है कि विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण में यूगिलीना को किस जगत में रख दिया है? तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा जगत में रखा हुआ है यूगिलीना को। कहाँ? प्रोटिस्टा जगत में। पौधे तथा जंतु के बीच योजक करी किसको माना? पौधा और जंतु के बीच का योजक करी किसको माना जाता है? यूगिलीना को। यूगिलीना जो है ना, पौधा और जंतु के बीच की योजिक करी है। यूगिलीना का प्रचलन अंग क्या है? तो यूगिलीना का पर्याय फ्लैजिला है। ठीक है, एक होता है, कभी कदाल एक से ज़्यादा हो सकता है। यूगिलीना में फ्लैजिला की संख्या कितना होता है? 1। ऐसे सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं जिसमें जंतुओं तथा फंजाई दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट है कि स्लाइम मोल्ड्स को किस जगत में रखा गया है? आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। चप्पल की आकृति के जंतु कौन होता है? पैरामीशियम चप्पल की आकृति का होता है। पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजवा आता है? तो इसको बोलते हैं सिलिएंटेटा।
सिलिएंटा के अंदर है। पैरामीशियम प्रचलन अंग क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका सीलिया। ठीक है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजवा कौन सा है? तो इसको होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया बुखार प्रोटोजवा से होता है, ध्यान रखिएगा, मलेरिया प्रोटोजवा से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजवा से। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है तो 2 पोषक से होता है। एक पोषक हो जाता है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर, दूसरा मानव का शरीर। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो उसको खोजने वाला प्रोटोजवा द्वारा होता है। मलेरिया तो होता है प्रोटोजवा द्वारा, ठीक है। तो इसको खोजने वाला कौन था? रोनाल्डो रॉस थे। रोनाल्डो रॉस ने क्या किया था? मच्छर से मलेरिया होता है यह खोजा था। मैं अगला कह रहा पॉइंट, मैलिग्नेट मलेरिया बुखार, मैलिग्नेट मलेरिया बुखार उत्पन्न होता है, आंसर आ जाएगा आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम द्वारा। अच्छा, मैलिग्नेट मलेरिया का मतलब हो गया हड्डी तोड़ बुखार। मलेरिया का मतलब क्या है? हड्डी तोड़ बुखार इसको बोलते हैं। बार बार कपपप्पी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? मलेरिया का ही लक्षण है ये। आगे कह रहा है प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था को हम लोग बोलते हैं, ये हो जाएगा बड़ा गजब क्वेश्चन दे दिया। इसका आंसर सी दीजिए, पता है आपको, क्योंकि मैं अवस्था पूछ रहा है तो दोनों दे दीजिए। मेरोजोइट्स होता है मनुष्य के अंदर जब मलेरिया प्लाज्मोडियम संक्रमण होता है मनुष्य के अंदर या किसी मनुष्य में किसी भी के अंदर, तो इसको मेरोजोइट्स बोलते हैं। और जब यह मच्छर के अंदर रहता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर, तो उस अवस्था को बोलते हैं स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट बाद में मेजोजोइट। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया थी? कुछ देर पहले भी बताया, बस उसी को घुमा के बोल दिया, रोनाल्डो रॉस आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आंतरित किया जा सकता है, कैसे फैलता है? तो इसका आंसर है एनाफिलीज मच्छर द्वारा। एक को काटेगा दूसरे को काटेगा, फैलाता रहेगा। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कहलाते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई बोलते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। हड्डी तोड़ बुखार। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका आंसर दिया पलीहा। मलेरिया में पलीहा प्रभावित होता है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। मलेरिया में पलीहा, ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। पलीहा, मलेरिया, पलीहा। मलेरिया और डेंगू में निम्नलिखित में से क्या समानता नहीं है? मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या समानता नहीं है? तो 216 का जवाब मिलेगा आपके तरफ से। मच्छर की प्रजाति अलग अलग है, मलेरिया का अलग है, डेंगू का अलग प्रजाति है। आय का रहा है रोगों को फैलाने वाले कीट मच्छरों को क्या कहा जाता है? जो रोग फैलाते हैं ऐसे मच्छर को हम लोग नाम जानते हैं, वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर मच्छर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्री संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो इसका जवाब दे दिया हैजा। समझे? जठर में तक आंतों में होने वाला बीमारी कहने का मतलब ऐसे कह सकते हैं। बार बार इसमें उल्टी होता है, समझे? हैजा में। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? बैक्टीरिया से कोई संक्रमण हो गया तो सबसे अच्छा तरीका है क्या है? इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स दीजिए, उसको ठीक हो जाएगा। आगे का रहा है कालाजार। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजवा क्या है? कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजवा को लिस्मेनिया बोला जाता है, डोनोमानी, लिस्मेनिया डोनोमानी। अगला क्वेश्चन है कालाजार रोग कारक लिस्मेनिया डोनोमानी प्रोटोजवा का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? तो आपका जवाब निकलेगा सैंड फ्लाई द्वारा। प्रोटोजवा कौन सा फैला रहा है कालाजार के लिए? तो सैंड फ्लाई के द्वारा। कह रहा है निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीका वाला देश में होता है, हम लोग के यहाँ नहीं होता है ये, समझे? तो ये जो बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस, ये होता है ट्रिप्टेनोसोमा, ट्रिप्टेनोसोमा। ये फैलाता है, जिसको गैम्बूसिया भी बोलते हैं, ट्रिप्टोसोमा गैम्बूसिया। आगे है आपका कि परजीवी प्रोटोजवा ट्रिप्टोसोमा गैम्बूसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कौन सा बीमारी फैलाता है? कौन फैलाता है ये? तो सीसी मच्छर फैलाता है, ठीक है।
अफ्रीकाई महादेश में ये होता है, हम लोग के यहाँ नहीं होता है। निम्नलिखित में किस परजीवी प्रोटोजवा के जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषक होस्ट की जरूरत होती है? समझे? तो आंसर हो जाएगा इस सभी के लिए। ट्रिप्टोनोसोमा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, लिस्मेनिया हो गया, इन सभी के लिए पहले एक मच्छर होस्ट और उसके बाद मनुष्य का शरीर। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलोटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंतों में पाया जाता है। ठीक है, पेचिस रोग इसी से होता है। यहाँ पे कह रहा है पेचिस या अमीबासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न से कौन सा है? तो अभी जस्ट हमने देखा, आंसर हो जाएगा एंट अमीबा, आंसर हो जाएगा एंट अमीबा। नेक्स्ट है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका के संक्रमण अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोजोएंट बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आकृति निश्चय नहीं होती है तथा आकृति पल पल बदलते रहती है? तो 228 का हम जवाब दे देंगे अमीबा का। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? तो कूटपाद है। अमीबा इसी के द्वारा चलते रहता है। और सीलिया से पैरामीशियम चलता है। ठीक है, फ्लैजिला से यूग्लिना, सीलिया से पैरामीशियम और कूटपाद से अमीबा चलता है। नेक्स्ट है अमीबा में कूटपाद स्यूडोपोडिया किस हेतु काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन प्रचलन के लिए और भोजन ग्रहण करने के लिए, दोनों काम करता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आंसर याद रखिए, इसको प्रोटोजवा श्रेणी में रखा जाता है, दोनों को। नेक्स्ट है मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोहजनक परजीवी प्रोटोजवा है। 232 का जवाब क्या निकल के आएगा? ई कोलाई। आगे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजवा प्रकाश उत्पन्न करता है? अच्छा, प्रकाश उत्पन्न करने वाला प्रोटोजवा की क्या नाम है? उसको बोलते हैं नोक्टी ल्यूका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? तो आंसर इसका देंगे, सभी दे दीजिए। ठीक है, डायटम भी हो गया, यूग्लिनाइड भी हो गया, डायनोफ्लैजिलिएट्स भी हो गया, ये सभी प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है। अगला प्रश्न है कि प्रोटिस्टा जीवाणु के कोशिका में पाए जाने वाले संकुचन सील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टियल वैक्यूल का क्या कार्य है? तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, सभी हो जाएगा, मतलब दोनों हो जाएगा, उत्सर्जन भी और जल संतुलन भी हो जाता है, दोनों आंसर देना परफेक्ट हो जाता है। आगे आपका कि प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा डायटम का दूसरा नाम है। ठीक है, इसको बोलते हैं और गोल्डन ब्राउन एल्गी आंसर हो जाएगा। मैच द कॉलम करना है, आइए मैच द कॉलम करते हैं। एनाफ्लीज का मलेरिया, क्यूलेक्स से कुछ देर पहले बताए थे, क्यूलेक्स से हो जाएगा आपका क्या? फाइलेरिया बीमारी फैलेगा। रेत मच्छर सीसी मच्छर से नींद की बीमारी होता है। एक से रेत की मच्छर है तो 3 का कालाजार हो जाएगा और सीसी मच्छर से नींद की बीमारी। सीसी मच्छर नींद की बीमारी पैदा कराता है और रेत की मक्खी कालाजार, क्यूलेक्स मच्छर मलेरिया नहीं, क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया और एनाफिलीज हो जाएगा मलेरिया, ऐसे करके। बेसन टेस्ट परीक्षा किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका प्लेग रोग में किया जाता है बेसन टेस्ट परीक्षा। टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड में अंग जो प्रभावित होता है उसका नाम है आंत। ठीक है, पेचिस भी बोलते हैं ना, हैजा। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लैंकटन। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक की बात पूछ रहा है तो आप कहिएगा माइकोलॉजी, और वही अगर सवाल की बात करें तो फाइकोलॉजी। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका कवक। कवक में किस तरह का पोषण होता है? तो 243 का आप कहेंगे विषम पोषी होता है, विषम पोषी। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। कवक क्या होता है? विविध पोषी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कवक स्वपोषी होते हैं, ये गलत है, मतलब यही आंसर हो जाएगा कहने का मतलब। कवक सहजीवी सही है, मृत्युजोवी है, परजीवी सभी है, ये सभी काम करते हैं लेकिन खुद का खाना वो सिर्फ नहीं बना सकते। हरा नहीं है ना, क्लोरोफिल तो उसके पास है नहीं। कवक में भोजन के रूप में होता है, कवक का भोजन के रूप में होता है तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन। कवक में भोजन के रूप में क्या होता है?
ग्लाइकोजन का, मानव में भी ग्लाइकोजन के रूप में ही रहता है। आगे कहा जा रहा है आपका कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहते हैं, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसको बोलते हैं काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज का बनता है। काइटिन और हेमीसेल्यूलोज का बना था कवक का कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है कि कवक की कोशिका भित्ति किस चीज से नहीं बनी होती है, तो आंसर इसका दे देंगे पेक्टिन का बनाने होता है। सेल्यूलोज हो सकता है, काइटिन हो सकता है, कैलोजन हो सकता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय कवक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है, तो एक तरह का कवक है। आगे है डबल रोटी या पाव रोटी निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है, फुलाने का काम करता है, इसको बोलते हैं सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी, सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी के नाम से जाना जाता है। आगे है आपका कि जब गेहूं गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर निकल के आएगा मुकुलन के द्वारा होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, आसान क्वेश्चन आ गया, अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट है औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है, कवक का कुछ तो नाम होगा जिससे प्राप्त किया जाता है, तो आइए ना ऑप्शन दिखाते हैं। अब बताइए आंसर क्या दीजिए, बी नंबर पेनिसिलियम क्राइसोजेनम आंसर हो जाएगा। प्रथम बना यही था, प्रथम जो बनाया गया था। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था, जस्ट अभी आपने देखा क्वेश्चन आ गया, पेनिसिलियम नोटेडम आंसर हो जाएगा, समझे। कुछ समझिए बात को, देखिए कह रहा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक किससे बनाया था, तो इसका जवाब आप दे रहे हैं पेनिसिलियम नोटेडम से, लेकिन अभी ये क्वेश्चन का जवाब आपने दिया है। यहाँ क्वेश्चन देखिए कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन कवक किससे बनाया जाता है, तब आपको जवाब देना है पेनिसिलियम क्रायोजेनम ने, क्राइसोजेनम में अभी बनाया जाता है सबसे पहले, लेकिन जो पेनिसिलिन बनाया गया था फ्लेमिंग दी जो द्वारा, उसको नोटेडम होते हैं, पेनिसिलियम नोटेडम द्वारा, ये खर्चीला ज़्यादा था इसलिए उससे बनाया जाता है। प्रथम खोज तथा एंटीबायोटिक कौन था, तो 258 का जवाब निकल के आएगा पेनिसिलिन था। नेक्स्ट है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, स्ट्रेप्टोमाइसीज के द्वारा खोजा गया था। अगला जवाब देंगे आपकी स्ट्रेप्टोमाइसीज प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था, तो बॉक्समैन नामक व्यक्ति ने पृथक किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कवक के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है, गड़बड़ सरबर पूछ रहा है। ये गलत है, लास्ट वाला, पेक्टोग्लूकोज की नहीं बनी होती, काइटिन की बनी होती है, ठीक है, यही गड़बड़ है, काइटिन होगा आंसर। कवक यूकैरियोटिक है, सही है। कवक में जनन बीजाणु होता है, ये भी सही है। शरीर हाइफी से बना होता है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे काइटिन होना चाहिए था। निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो क्लोरोफिल नहीं होने वाला कौन है, कवक, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। वृक्ष की छाल पर लगने वाले कवक को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कोटिकोलस, कोटिकोल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कि गोबर पर रहने वाले कवक को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोफीफिलस, क्रोफीफिलस। अगला है कि ऑर्गेटा ऑर्गोट किसे प्राप्त किया जाता है, तो 265 का जवाब निकल कर आएगा क्लेबिसेप्स, कवक एक तरह से है। नेक्स्ट है आपका कि LSD किससे प्राप्त किया जाता है, तो 266 का आंसर देंगे कवक से। एल्फा 20 किससे बनता है, तो आप आंसर देंगे कवक से बनता है। आगे निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है, खाने योग्य कवक है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा एगैरिकस। मशरूम क्या है, मशरूम एक तरह का कवक है कि नहीं है। कह रहा है आगे सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है, तो आपका आंसर निकल के आएगा कसाकस ठसखस से भरे हुए कवक जाल रहता है, बहुत हार्ड रहता है, स्ट्रांग रहता है ना कवक थोड़ा सा। निम्नलिखित में कौन सा एक कवक तथा उच्च पादप की जड़ों में बीच उपयुक्त कार्यात्मक संबंध को दर्शाया जाता है, समझे, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा।
कवक में पौधे के जड़ों में सहजीवी बनाकर रहता है, मतलब कवक और पौधा सहजीवी एक दूसरे में रहता है। एस्परजिलस कवक का उपयोग किसके बनाने में होता है? तब याद रखिएगा, एस्परजिलस का कहा है ना, तब विटामिन सी बनाने में किया जाता है। कवक में क्या नहीं होता है? कवक में क्या नहीं होता है? तो आपका आंसर जाएगा प्लास्टिड्स नहीं होता है कवक में। केंद्रक होता है, ग्लाइकोजेन होता है, हाइफी होता है, लेकिन प्लास्टिड्स कवक में नहीं होता है। आगे है कि जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरीन ए किससे बनाया जाता है? तो 274 का जवाब हो जाएगा कवक से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में घटने में सहायक स्टैटिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ईस्ट से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर में है आपका कि निम्नलिखित में किसे गदाकर कवक फंगी बनाया जाता है? 276 का हो जाएगा आपका बेसिडियोमाइसिटीज हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? तो पेचिस में किया जाता है। किसमें? पेचिस में। नेक्स्ट है दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो कवकीय प्रक्रिया द्वारा होता है, कवक के द्वारा हो जाता है दांत खाज खुजली। आलू से लेट ब्लाइट रोग किस कवक के कारण होता है? तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ रहा कि पाइटोथोरा इन्फेस्टेटस, ये कवक है एक तरह का। अगला प्रश्न में है कि एक मिनट, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ने का लाल सड़न रोग होने का कारण जो है वो है आपका कवक है, ठीक है। मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो कवक के कारण ही होता है टिक्का रोग मूंगफली में। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? तो सार्कोस्पोरा पोर्सिनेटा। गन्ने के लाल सड़न हेतु उत्तरदायी कवक कौन सा है? 283 का जवाब दीजिएगा कोलेट्रोटाइकम फ्लैकेटम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पादप में होने वाले रोग का सबसे उत्तरदायी कारण क्या है? तो आंसर क्या दिया? फफूंद है। नेक्स्ट है कि पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? 285 हो जाएगा पिथियम डिबेरियम। आगे है आपका कि कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोम शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाए इसका केकरा अर्थ होता है। कैंसर रोग कारकों को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कह देते हैं कार्सिनोजेनेसिस बोलते हैं, कार्सिनोजेंस कह देते हैं इसको हम लोग। कैंसर के ऊतक की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बायोप्सी किया जाता है, इसके लिए वहाँ का मांस निकाल के चेक किया जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, ब्लड कैंसर। नेक्स्ट, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है? तो कार्सिनोमा है, और ये भी लिम्फोसाइट से लसिका का कैंसर है, और ये जो सार्कोमा देख रहे हैं ये संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर है। कैंसर किस कारण से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु द्वारा भी कैंसर होता है और आर्कियोजीन्स द्वारा भी होता है, दोनों रीजन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका कि कैंसर के इलाज के लिए कौन सा एक प्रचलित विधि नहीं है, जो प्रचलित अभी विधि नहीं है? तो आंसर क्या दिया? सर्जरी विधि नहीं है। कीमोथेरेपी होता है, फिजियोथेरेपी होता है, रेडिएशन थेरेपी होता है, लेकिन सर्जरी नहीं। किस समूह के एंटीबायोटिज से एलर्जी प्रतिक्रिया होती है? 293 का आंसर हो जाएगा IgE, इसको इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। आगे करा है एलर्जी के दौरान बनने वाले प्रतिरक्षियाँ, आप जवाब देंगे 294 का IgE होता है। आंसू लार माँ के दूध में कौन सा हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है? 295 का जवाब निकल के आएगा IgA होता है। कह रहा है सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? तो IgM को सबसे बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट है कि बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है, तो 297 का जवाब IgM और IgG होता है। नेक्स्ट है एलर्जेंस के बारे में कह रहा है, पहला सही है, संक्रमण होते हैं और IgE के स्त्रवण को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है एक सेकेंड टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है,
तो 299 का जवाब दिया थाइमस से होता है। बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका जवाब दीजिए अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है, तो सबसे बड़ा कहा है ना, इसका दे दीजिए थियोमार्गेरिटा निमीबियेंसिस। नेक्स्ट है प्रोटोजवा शब्द किसने दिया था, प्रोटोजवा शब्द देने वाला थे गोल्डसम ने दिया था। बस इतना ही आज के क्लास में दोस्त रहेगा। 302 क्वेश्चन टोटल आपका रहा। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि इसके आगे आने वाला जो चैप्टर है, ये इसके बाद आने वाला चैप्टर है जिसका नाम है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। बहुत क्वेश्चन लाएंगे, हर एक जगह से क्वेश्चन लाएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।